अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल दश्ते हर जाई आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है सारा अरूज ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। रात की तारीकी हर सू छाई हुई थी। फिजा में चलती तेज हवा से, दरख्तों के हिलते झुंड जिन से खामोशी में एक ससराहट पैदा होती। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ों ने माहौल को और हैबतनाक बनाया हुआ था। ऐसे में वो शख्स रात के इस पहर अपनी मतलूबा कब्र के पास बैठा, हर चीज़ हर खौफ को बलाए ताक रखे कब्रिस्तान में बैठा, अपने किए तमाम तर जुल्म नाइंसाफ़ी को याद करता अश्कबार था। पर अब आंसू बहाने का क्या फ़ायदा, क्योंकि वक्त बीत चुका था। माफ़ करने वाली जा चुकी थी। बेवफ़ाई का गम, मोहब्बत ना मिलने का गम और बहुत से गम अपने साथ कब्र में ले जा चुकी थी। जबकि मुकाबिल के लिए पीछे तोहफ़े में एक चीज़, एक एहसास छोड़ चुकी थी जो आखिर तक उसके साथ रहना था, पछतावा। नो वे मॉम, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको मैंने पहले भी कहा था कि मैं उस देहातन से शादी नहीं करूँगा। बेटा, बात को समझो। निकाह में है वो तुम्हारे, अब से नहीं बचपन से नाम जुड़ा है उसका तुम्हारे साथ। मिसेस शुमाइला ने अपने खुदसर और ज़िद्दी बेटे को समझाते हुए कहा, सो व्हाट मॉम, मैं क्या कर सकता हूँ? मुझसे पूछकर करवाया था निकाह आपने। वैसे भी उसका और मेरा कोई जोड़ नहीं है। हम कहाँ हाई क्लास सोसाइटी और वो कहाँ टिपिकल लोग। सॉरी, मैं इसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकता। मैं शादी अपनी मर्जी से करूँगा, अपने टाइप की लड़की से, जो मेरे साथ खड़ी हो तो पता भी चले कि मीर हाज़िम के साथ खड़ी है। बेटा, तुम तो इससे मिले भी नहीं हो। एक दफ़ा समाहिरा से मिल तो लो। बीवी है तुम्हारी वो, कम से कम मेरी इज़्ज़त का ख़याल कर लो। क्या जवाब दूँगी भाई को? कितनी चाहत से मैंने समाहिरा को तुम्हारे निकाह में रखा था, तुम भी तो खुश थे। पर अब क्यों तुमने अपने आप को अंग्रेज़ों के माहौल में ढाल लिया है? मैं इस रिश्ते को नहीं मानता। ये सब आपने अपने शौक से किया है। मामू लोगों को कैसे समझाना है वो आप देखेंगी। वो निहायत बदतमीजी से कहता अपना फ़ोन और गाड़ी की चाबियां उठाए चला गया, जबकि पीछे मिसेस शुमाइला अपनी खुदसर और जिद्दी बेटे की हठधर्मी पर कलस कर रह गई थी। मीर हाजिम मीर जावियार और शुमाइला का इकलौता बेटा था, जिसका निकाह मिसेस शुमाइला ने बचपन में अपने भाई की बेटी समायरा से करवाया था। वो अपने भाई की बेटी को अपनी दुल्हन के रूप में तस्वुर किए बहुत खुश थीं, इस बात से अनजान कि उनका बेटा उनके तमाम ख्वाबों को चिकनाचूर कर देगा। निकाह के अगले दिन मीर जावियार की फैमिली वापस अमेरिका जा चुकी थी, क्योंकि इनका कारोबार बाहर के मुल्क में सेटल था। बाहर के मुल्क में रहते हुए मीर हाजिम को बाहर की हवा लग चुकी थी, जिसकी वजह से वो इस माहौल का आदी हो चुका था। उसको हर चीज़ वेल सेटल्ड चाहिए होती थी, जबकि वो अपनी दुनिया में मगन ये तक भूल चुका था कि वो किसके नाम के साथ मंसूब है। कई कितनी शिद्दत से कोई इसकी वापसी का मुंतज़िर है। दूसरी तरफ समायरा के दिल में हाजिम की मोहब्बत अंदर तक जड़ पकड़ चुकी थी और वो उसकी मोहब्बत में पूर डूब चुकी थी। हर रात इस उम्मीद से सोती कि शायद अगला दिन मीर हाजिम का दीदार करवाएगा। वो ऑफिस में अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठा ऑफिस की फाइल साइन कर रहा था कि उसके फ़ोन की बत्ती बेल ने उसका तसलसल तोड़ा। हेलो, व्हाट? आप वहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ। मुकाबिल से मिलने वाली खबर पर वो तमाम काम को छोड़ता जल्दी से घर की जानिब रवाना हुआ। नजमा, नजमा, वो हड़बड़ाता हुआ घर में दाखिल हुआ और मेड को आवाज़ देते हुए बोला, जी जी साहब, मॉम कहाँ है? जी वो अपने कमरे में, मॉम। वो दरवाज़ा खोलता अंदर की जानिब आया, जबकि हाजिम को देखकर वो मुंह मोड़ चुकी थी। नाराज़ हैं आप? आई एम सॉरी मॉम, मुझे आपसे वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज़ नाराज़ तो ना हो। वो किसी बच्चे की तरह हाथ से उनका चेहरा अपनी जानिब करते हुए बोला, क्यों आए हो? अब भी ना आते, बात तो तुमने मेरी माननी ही नहीं है। अच्छा है, जल्दी मर जाऊंगी, जान छूटेगी तुम्हारी भी, फिर करते रहना अपनी मर्जी। मॉम, प्लीज़ ऐसा तो ना बोले। आप जानती हैं डैड के बाद मेरा सब कुछ आप ही हैं। वो एकदम तड़पते हुए बोला, बेटा तो मान लो ना मेरी बात। यूं इस उम्र में मुझे मेरे अपनों के सामने रुसवा ना करो बेटा। मैं चाहती हूँ अपनी आंखों के सामने तुम्हारा घर बसते हुए देख लूं। रोज ख्वाब में तुम्हारे बाबा मुझे लेने आते हैं, मैं भी इनके पास जाना चाहती हूँ। वो बहुत अकेले हैं, मुझे पुकारते हैं। बेटा, मेरे पास वक्त बहुत कम है, अपनी माँ की ये आखिरी ख्वाहिश समझ कर पूरा कर दो। मॉम, मैं तैयार हूँ, बस आप इस तरह की बातें ना करें। वो आंखों में आई नमी को परे धकेलते हुए बोला, बहुत शुक्रिया बेटा, तुम नहीं जानते तुम्हारे इस फैसले ने मुझे कितना पुरसकून किया है। वो उसकी पेशानी के बालों को हटाए मोहब्बत से उसके माथे का बोसा लेते हुए बोली, अब आप रेस्ट करें मॉम, मैं चलता हूँ। स्मायरा, स्मायरा,
कौन सी भला हो तुम जिसने मेरी मॉम को अपना असीर बना दिया है कि वो तुम्हारे लिए मुझसे नाराज तक हो गई हैं। बस एक दफा तुम मीर हाजिम की दस्तरस में आ जाओ, मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम्हारे पास आखिरी रास्ता फरार का होगा। हयात तंग न की तुम पर तो मेरा नाम मीर हाजिम नहीं। वो कमरे से मुंसलिक बालकनी में सिगरेट के गहरे कश लगाता अपने इश्तियाल पर काबू पाता समायरा के खिलाफ प्रोपेगेंडा बना रहा था। आज वो दिन आन पहुंचा था जब वो पूरे हक के साथ उसकी शरीके हयात के रूप में बैठकर मीर हाजिम का इंतजार कर रही थी। पूरे कमरे को सुर्ख और सफेद रंग के फूलों से सजाया गया था। कमरे में मौजूद गुलाब के फूलों और खुशबू वाली मोमबत्ती की भीनी भीनी खुशबू माहौल को और ज्यादा ख्वाबनाक बना रही थी। वो परिवेश लाल रंग के खूबसूरत जोड़े में मलबूस बेड पर बैठी हाजिम के आने की मुंतजिर थी। वो बहुत खुश थी कि उसका बरसों का सफर आज खत्म होने वाला था, मगर वो परी पेकर इस बात से बेखबर थी कि सफर अभी खत्म नहीं हुआ। रात के 2:30 बज चुके थे, लेकिन हाजिम का अभी तक कुछ पता नहीं था। अलबत्ता उसका इंतजार करते करते समायरा की आंख लग चुकी थी। 3 बजे के करीब हाजिम कमरे में दाखिल हुआ, जहां वो परी पेकर उसको बेड के साथ टेक लगाए सोते हुए नजर आई। एक पल के लिए तो वो उसके होशरुबा हुस्न में कहीं खो सा गया था, लेकिन फिर तमाम तर पिछली बातों को याद करता, अपनी सोचों को झटकता उस तक पहुंचा और झंझोड़ कर उसे उठाया। यहाँ मेरी नींदें मेरे सुकून को बर्बाद करके खुद सुकून फरमा रही हो। सुमायरा ने नींद में से झंझोड़ कर उसे उठाए जाने पर बोझल आंखों से उसकी जानिब देखा, जैसे बात को समझने की कोशिश कर रही हो। मुझे माफ कर दे, वो मेरी आंख लग गई थी, वो मासूमियत से सर झुकाए बोली थी, जबकि उसका जवाब सुनकर हाजिम ने सुमायरा की जानिब ऐसे देखा जैसे वो कोई पागल हो। यहाँ तुम्हें मजाक सूझ रहा है? वो मासूम उसको गुस्से से फुंकारते देख लरज सी गई। ऐसे क्या देख रही हो? ओ, यही सोच रही हो ना कि मैंने तो आम दुल्हन की तरह तुम्हारा दीदार नहीं किया, तुम्हारी शान में कोई कसीदे नहीं पढ़े। तारीफ इस सूरत में की जाती अगर इसमें मेरी रजामंदी शामिल होती। और मैं तुम्हें ये बताता चलूं कि इस शादी में से मेरी कोई ख्वाहिश कोई रजामंदी नहीं है। वो तंजिया अंदाज में कहता हुआ उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर गया। हाजिम के ऐसे कहने पर उसने पलकों की घनी झालरों को उठाकर उसकी आंखों में देखा, जहां उसके लिए सिर्फ नापसंदगी थी। तुम अगर इस लम्हे यहाँ मौजूद हो तो सिर्फ मॉम की वजह से। पता नहीं तुमने इन पर क्या जादू किया है कि वो मुझसे मुंह तक मोड़ गई। सिर्फ तुम्हारी दौलत। वो नागवारी से उसको तकते हुए बोले। इस बात से अनजान सामने मौजूद लड़की का दिल वो अपने लफ्जों से छनी छनी कर रहा है। वो शादी की पहली ही रात अपने शौहर के मुंह से लफ्जों की सूरत में टपकती नफरत से दिल बर्दाश्ता हो रही थी। आंसू रवानी से बहने के लिए तैयार थे, लेकिन वो इस संगिल के सामने बहाकर खुद को कमजोर जाहिर नहीं करना चाहती थी। अब पूरी क्या यहीं बैठे रहने का इरादा है पूरी रात? उठो यहाँ से। वो उसके उठने का हुक्म देते खुद मजे से पूरे बिस्तर पर नीमदराज हो चुका था, जबकि वो अपनी तजलील पर आंसुओं से भरी आंखों और टूटे हुए दिल के साथ ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई और वहीं दरवाजे के साथ बैठते हुए कब से रुके गए आंसुओं को बहाने लगी। बख्शा गुनाहों को सुन के दुआओं को, बख्शा गुनाहों को सुन के दुआओं को, रब्बा प्यार है तूने सबको ही दे दिया। मेरी भी आहों को सुन के दुआओं को, मुझको वो दिला मैंने जिसको है दिल दिया। ठंडे फर्श पर बैठी वो सिसक रही थी। हर लड़की की तरह उसने भी कई ख्वाब देखे थे, लेकिन जिस शख्स से इसने उम्मीदें लगाई वही उसके ख्वाबों का कातिल साबित हुआ। बचपन से इस दिल में उसके लिए मोहब्बत थी। वो मोहब्बत बढ़ती उम्र के साथ परवान चढ़ी, लेकिन मुकाबिल की नज़रों में उसकी कोई अहमियत नहीं थी। वो बेचारी अरमानों की मारी मासूम वहीं ठंडे फर्श पर रोते रोते सो चुकी थी, जबकि हाजिम हर बात से बेखबर खुद अपने महंगे बेड पर सुकून की नींद फरमा रहा था। सुमायरा की आंख सुबह तहज्जुद की नमाज के वक्त खुली। अपने आप को फर्श पर देखकर माहौल को समझने की कोशिश करने लगी, लेकिन एकदम गुज़िश्ता रात के लम्हात याद करके एक दफ़ा फिर उसका दिल खून के आंसू रोने लगा कि किस तरह हाजिम ने उसको हकीर जाना। वो उसके लिए एक ज़बरदस्ती का बोझ थी। ये सोचते ही आंसू एक बार फिर से उसकी आंखों से बहने लगे थे। शादी की पहली सुबह इतनी तल्ख होगी ऐसा तो नहीं सोचा था उसने। वो जल्दी से उठकर फ्रेश हुई और अपना तमाम हाल दिल अपने खुदा के आगे बयान किया। बेशक उसके सिवा कोई दिलों के राज नहीं जानता। दौरान नमाज अश्क उसकी आंखों से रवां थे। नमाज के बाद जाए नमाज लपेट कर इस जगह पर रखते बालकनी में आ गई, जहां पौधों पर गिरती ओस फलक से चलती ठंडी ठंडी हवाएं उसको मातवर कर रही थी। खुले फजा में उसने एक लंबे सांस अंदर की जानिब खींचा, जैसे खुद को हल्का करने की कोशिश कर रही हो। थोड़ी देर बालकनी में खड़े होने के बाद वो वापस कमरे में आई। एक नज़र बिस्तर पर फैल कर लेटे हाजिम को देखा और खुद सोफे पर आकर लेट गई।
हाजिम कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी नज़र तैयार होती स्माइरा पर गई, जो ग्रीन और गोल्डन रंग के लिबास में मलबूस अपनी कमर तक आते घने बालों को खोले आंखों में काजल लगा रही थी। उसके लंबे बालों को देखकर दिल ही दिल में उसने तारीफ की थी, मगर तारीफ जुबान पर आने से इनकारी थी, क्योंकि अना और गरूर आड़े आ रही थी। काजल के बाद उसने लिपस्टिक उठाई ताकि अपने खूबसूरत होंठों को इससे रंग सके, लेकिन हाजिम आगे बढ़ता उसके हाथ से लिपस्टिक पकड़ता उसकी ख्वाहिश को नाकाम कर गया। मुझे ये सब फजूल के ड्रामे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो लिपस्टिक को ड्रेसिंग टेबल पर पटकते हुए बोला। आइंदा इस चीज़ का ख्याल रखना। वो नहायत तल्ख लहजे में उससे मुखातिब हुआ और ड्रेसिंग से मुंसलिक अलमारी में गया। वहां से उसे एक छोटा सा लाल रंग का बॉक्स निकाल कर लाया और एहसान करने वाले अंदाज में उसकी जानिब किया। ये लो, पहन लेना, मॉम ने दिए थे। स्माइरा ने दर्द से भरी आंखें उठाकर उसकी जानिब देखा, जैसे ये बावर करवाना चाह रही हो, सारे अरमान तो चिकनाचूर कर चुके हो, अब इस खोखली चीज का क्या फायदा। मैंने ये पहनने के लिए दिए हैं, ना कि इन्हें यहाँ रखने के लिए। उसको बॉक्स ड्रॉर में रखते देख बोला। मेरी बात नज़रअंदाज की जाए, ये मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं है। वो गुस्से में उसकी जानिब बढ़ा, बॉक्स को थामकर उनमें से सोने के नफीस कंगन निकालकर सख्ती से उसकी कलाई थामकर उसमें पहनाते हुए बोला। सख्ती से कलाई थामे जाने पर उसकी सिसकी निकली थी। चलो अब नीचे, और अपना मूड ठीक रखना, आइंदा शिकायत का मौका ना मिले। वो कहते बाहर की जानिब बढ़ा, जबकि वो अपनी कलाई को सहलाने लगी, जहाँ उसकी उंगलियों के निशान वाजे थे। स्माइरा और हाजिम की शादी को 1 हफ्ता हो चुका था। सब कुछ अपने मामूल के मुताबिक चल रहा था। इस पूरे हफ्ते में इन दोनों के दरमियान बात ना होने के बराबर थी। हाजिम रोज़ सुबह ऑफ़िस चला जाता जल्दी और रात को देर से घर आना आता। उसके माबैन ताल्लुक़ को देख हाजिम की माँ भी बहुत परेशान थी। उसने हाजिम को काफ़ी दफ़ा समझाने की कोशिश की थी कि इस तरह स्माइरा से लातल्की ना बरते, एक अच्छे शौहर की तरह उसका ख्याल रखा करे, अपने और उसके रिश्ते को परवान चढ़ाए। लेकिन वो इनसे साफ कह चुका था कि इनके कहने के मुताबिक वो शादी तो कर चुका है, पर ऐसा कोई रिश्ता वो नहीं बनाना चाहता। हाजिम की बात सुनकर उसकी माँ बहुत दिल बर्दाश्ता हुई थी। मम्मा, सूप पी लें, फिर आपने मेडिसिन भी लेनी है। सुमायरा शुमाइला बेगम के कमरे का दरवाज़ा नॉक करके दाखिल हुई, जहाँ वो आंखों पर हाथ रखे लेटी हुई थी। 2 दिन से शुमाइला बेगम की तबीयत काफ़ी नासाज थी। उनकी देखभाल की तमाम तरह ज़िम्मेदारी उसने अपने ज़िम्मे ली थी। सिमी, तुम क्या घर में ऐसे इतने सादा हुलिये में घूम रही हो? बैठो। बेटा, तैयार होकर रहा करो। ना हाथों में चूड़ियाँ हैं, ना होठों पर लिपस्टिक, कहीं से भी सुहागन नहीं लग रही। शुमाइला बेगम सूप पीते उसका जायज़ा लेते हुए बोली, जो कि सादा कॉटन के सूट में मलबूस सर पर नफासत से दुपट्टा ओढ़े उनके सामने बैठी उन्हें अपने हाथों से सूप पिला रही थी। शुमाइला बेगम की बात सुनकर एक पल के लिए उसका हाथ थमा और 2 दिन पहले का मंजर उसकी आंखों के सामने लहराया। शाम का वक्त था। स्माइरा छन-छन करती चूड़ियों के साथ कमरा समेटने में मसरूफ़ थी, जबकि बालकनी में बैठा हाज़िम इस शोर से चिढ़ रहा था। एक तो उसको ये लड़की बेइंतहा की बुरी लगती थी, ऊपर से इसके शौक चूड़ियाँ पहनना, बालों में परांदा डालना, इसको सख्त कोफ्ते में मुब्तला करते थे। उतारो इन्हें फ़ौरन। वो इस शोर से तंग आते कमरे में आया और उसके सर पर खड़ा उसे हुक्म देते बोला, जबकि वो उसकी बात को नज़रअंदाज करती उसकी साइड से निकलने लगी, क्योंकि वो जिस काम करने का कह रहा था वो उसके बस से बाहर था। अपनी बात को यूं हवा में उड़ाए जाने पर उसका दिमाग पल में घुमा था। उसने बाहर जाती स्माइरा की चुटिया पकड़कर अपनी जानिब खींचा। वो इस कार्रवाई के लिए तैयार न थी, इसलिए सीधा उसके सीने से आ लगी। समझ नहीं आती, बहरी हो? क्या बकवास की है मैंने? इस शोर शराबे को उतारो। नफरत है मुझे ऐसी चीजों से, सर में दर्द करके रख दिया है। जब देखो छन 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 छन। चूड़ियों को तोड़ने के इरादे से उसने स्माइरा की कलाई को अपने हाथों की सख्त गिरफ्त में लेते हुए धाड़ते अंदाज में कहा, जबकि उसके इरादे जानकर वो रोने लगी। नहीं हाजिम, प्लीज इन्हें तोड़िए का मत, मैं उतार देती हूँ। वो आंसू भरी आंखों से उससे इल्तिजा करती हुई बोली। हाजिम की कलाई पर सख्त गिरफ्त के बायस कुछ चूड़ियां जमीन पर गिरी थीं, कुछ उसकी कलाई में पेवस्त हुई थीं। दुधिया रंगत की कलाई से खून टिप टिप करता नीचे टाइलों के फर्श पर गिर रहा था। कांच की चुभन अपने हाथ पर महसूस किए उसके आंसू में रवानी आई थी। रोना हाथ पर चोट लगने से ज्यादा चूड़ियों के टूटने का था। वो नीचे फर्श पर बिखरी चूड़ियों को देख रही थी। उसको चूड़ियां नहीं, अपना आप टूटता महसूस हुआ। उसको बचपन से ही इश्क था चूड़ियों से। वो एक पल के लिए चूड़ियों को अपनी कलाई से जुदा नहीं होने देती थी। उसकी सहेलियां उसको चूड़ियों की शेदाई बोलती थीं। सिमी बेटा, पानी पकड़ाना। वो शुमाइला बेगम की आवाज़ सुनकर होश में आई, जो खांसते हुए उससे पानी पकड़ाने का बोल रही थी। जी मम्मा।
بیٹا میں نے بہت چاہت سے اپنے حازم کے نکاح میں دیا تھا تمہیں۔ وہ پیار سے اس کے چہرے پر پیار کرتے بولی تھیں، اگر وہ تم سے دوری برت رہا ہے تو تم اس کے پاس جاؤ، اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھو، اس سے باتیں کیا کرو۔ محرم کے رشتے میں ایک کشش ہوتی ہے بیٹا۔ مما آپ نہیں جانتی وہ بے انتہا ناپسند کرتے ہیں مجھے۔ بعض اوقات میاں بیوی اپنے اس خوبصورت رشتوں کو خود ہی خراب کر دیتے ہیں، وہ کبھی میرے نہیں ہو سکتے، ان کو میری جیسی عام لڑکی نہیں چاہیے، وہ دل میں سوچتے ہوئے بولی، اور ایک آنسو بے مول ہو کر اس کے ہاتھ پر گرا تھا جس کا اسے خود اندازہ نہیں تھا۔ دیکھنا انشاءاللہ تم دونوں کا رشتہ ضرور کامیاب ہو، ایسے روتے نہیں، مایوس نہیں ہو، آمین۔ ان کے سر پر پیار دیتے ہوئے بولی۔ حازم آفس سے آنے کے بعد سیدھا شمائلہ بیگم کے کمرے میں ان سے ملنے گیا، لیکن انہوں نے حازم سے کوئی بات نہ کی اور یہ کہہ کر کمرے سے نکل جانے کو کہا جب تک وہ اپنے اور سمائرہ کے رشتے کو صحیح نہیں کر دے گا، اس کو اپنی بیوی ہونے کا حق نہیں دے گا، تب تک اپنا چہرہ نہ دکھائے۔ یہ سن کر اس نے بہت واویلا مچایا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں اور آپ ایک پرائی لڑکی کے لیے اپنے بیٹے سے ایسا سلوک کریں گی۔ شمائلہ بیگم نے حازم کے جواب میں غصے سے کہا کہ وہ بھی ان کی بیٹی ہے، خبردار جو اس کی برائی کی اور پرائی کہا۔ اپنی ماں کے آگے کے الفاظ سن کر وہ غصے میں گھر سے ہی چلا گیا۔ رات کے 1:30 بجے وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا، ہاتھ میں موجود کوٹ کو اٹھا کر صوفے پر مارا، گرنے کے انداز میں بیڈ پر بیٹھا۔ سمائرہ کچن کے کام سے فارغ ہو کر کمرے میں آئی تو حازم کو ہاتھوں میں سر گرائے بیڈ پر بیٹھے پایا۔ یہ کب آئے؟ وہ خود سے ہم کلام ہوتے ہوئے بولی۔ حازم اپنے نام کی پکار پر اس نے خون آشام آنکھیں اٹھا کر سامنے کھڑی سمائرہ کی جانب اٹھائیں، جسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ لرز سی گئی۔ وہ یہ پوچھنا تھا کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ وہ اپنے خوف پر قابو پاتے بولی۔ زہر لا دو، وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا۔ اس کی دھاڑ پر خوف سے اس نے اپنی دونوں آنکھیں بھیجی تھیں۔ تم وہ ہو جس کی وجہ سے میری ماں مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں کرتی، میری ماں کو مجھ سے دور کرنا چاہتی ہو نا تم؟ کیا اول پٹیاں پڑھاتی رہی ہو موم کو تم کہ میں تم پر جابر ہوں، وہ ستم ڈھانتا ہوں تم پر، تمہیں تمہارے حقوق نہیں دیتا۔ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب تر کرتے ہوئے بولا، نہیں میں نے کوئی شکایت نہیں کی۔ جھوٹ، اس نے چیختے ہوئے اس کی گردن پر گرفت اور مضبوط کی، لیکن آج کے بعد تم کوئی شکایت کرنے کے قابل نہیں رہو گی، کیونکہ تمہاری تمام شکایت میں دور کر دوں گا۔ کہتے ہی اس نے سمائرہ کو بیڈ کی جانب دھکا دیا۔ وہ اوندھے منہ جا کر بیڈ پر گری تھی۔ سیدھی ہو کر وہ جلدی سے دوسری جانب سے اترنے لگی کہ اس کو اپنا آپ حازم کی سخت گرفت میں محسوس ہوا۔ نہیں حازم پلیز نہیں، مجھے یوں بدلے کی بھیڑ مت چڑھائیں، وہ روتے ہوئے التجائیں کرتے ہوئے بولی، جبکہ وہ اس کا دوپٹہ اس کے وجود سے جدا کر چکا تھا۔ حازم مجھے یوں رسوا نہ کریں پلیز جبکہ وہ اس کی تمام تر مزاحمت کو نظر انداز کیے اس کو خاموش کروا چکا تھا۔ اپنا تمام غصہ، وحشت، بدلہ سب اس معصوم کی نظر کر رہا تھا۔ حازم تولیے سے بال رگڑتے واش روم سے باہر نکلا تو بے ساختہ طور پر اس کی نظر سمائرہ پر گئی، جو آنکھوں کو بند کیے صوفے سے ٹیل لگائے بیٹھی تھی۔ تم کیا بیٹھی ہوں ماتم کر رہی ہو؟ ناشتہ بناؤ جا کر، میرے لیے کوئی جابرانہ یا دنیا سے انوکھا کام نہیں کیا، تمہاری اور موم کی خواہش کے مطابق بس اپنا حق وصول کیا ہے۔ میں تمہارا کوئی عاشق نہیں ہوں جس کو یوں نخرے دکھا رہی ہو، ناٹک تو ایسے کر رہی ہو جیسے بہت ظلم ڈھا دیا ہو تم پر۔ وہ بالوں میں کنگھی پھیرتے ہوئے بولا، کون سا حق؟ کیسا حق؟ کس حق کی بات کر رہے ہیں آپ مسٹر حازم؟ وہ دھیمے قدم چلتی اس تک آئی، اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کرتے بولی، یہ ہے آپ کا سو کالڈ حق؟ وہ کندھے اور گردن پر اس ستم گر کے دیے گئے نشان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، جسے ایک پل کے لیے دیکھ حازم بھی شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ نہیں حازم، یہ حق نہیں ہے، یہ غصہ، نفرت اور وحشت ہے جو آپ کے دل میں میرے لیے بھری ہے، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ آپ جیسے مرد اس طرح اپنا غصہ اوسیفیشن اپنی بیویوں پر نکالتے ہیں اور اس سے حق کا نام دے دیتے ہیں تاکہ بعد میں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگر آپ لوگ زیادہ ہی حق پر اکڑتے ہیں تو بیویوں کے دوسرے حقوق کیوں یاد نہیں رہتے آپ لوگوں کو؟ عزت دینا، محبت کرنا، خیال رکھنا، بھروسہ رکھنا، اعتبار کرنا، یہ سب چیزیں میاں بیوی کے رشتے کے لیے ضروری ہیں، لیکن آج کل آپ لوگوں کے ذہن میں صرف ایک ہی حق سر چڑھ کر بول رہا ہے، باقی کہیں دفن ہو چکے ہیں، ہمارے خوابوں کی طرح۔ تلخ مسکان چہرے پر سجائے، آنکھوں میں بے بسی لیے وہ کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ حازم اس کو حیرت سے چاہتا دیکھ رہا تھا۔ جس لڑکی کی زبان اس کے آگے چلتی نہیں تھی، آج وہ بے خوف اس کو آئینہ دکھا گئی تھی۔ ناشتہ بنانے کے بعد سمائرہ کا رخ شمائلہ بیگم کے کمرے کی جانب تھا تاکہ ان کو ناشتہ کروا کر میڈیسن دے سکے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، اس کو کچھ معمول سے ہٹ کر محسوس ہوا۔ اس کی نظر شمائلہ بیگم کی جانب اٹھی جو کہ کروٹ لیے لیٹی تھیں۔ وہ ناشتہ ٹیبل پر رکھتی ان تک آئی اور ان کو آواز دے کر اٹھانے لگی، مما جی ناشتہ کر لیں، میڈیسن کا ٹائم ہو رہا ہے۔ لیکن آگے سے جواب ندا رد۔ اس کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ آگے بڑھ کر سمائرہ نے ان کا رخ اپنی جانب کیا، مگر ان کا ڈھیلا وجود دیکھ اس کی چیخ بلند ہوئی، مما
सुमायरा की चीख सुनकर सीढ़ियों से उतरता हाजिम जल्दी से कमरे की जानिब आया जहां वो शुमाइला बेगम के वजूद से लिपटी रो रही थी। क्या हुआ? हाजिम, मम्मा, मम्मा हमें छोड़कर चली गई, वो रोते हुए हिचकियों के दरमियान बोली। सुमायरा की बात सुनकर ये क्या बकवास कर रही हो, वो गुस्से में खौलता उसकी जानिब आया, लेकिन जैसे उसकी नजर अपनी माँ के बेजान वजूद पर पड़ी तो उसे उसको खड़ा रहना महाल लगा। मॉम, आप नाराज हैं, आई एम सॉरी, पर इस दुनिया में तन्हा छोड़कर ना जाए, नाराजगी की इतनी बड़ी सजा ना दे। वो इनके ठंडे वजूद को खुद में भींचे रोते हुए बोला था, अपने कंधों पर नरम हाथों का लम्स महसूस करके उसने पीछे देखा जहां सुमायरा खड़ी थी। सिमी, सिमी तुम बोलो ना मॉम को कि वो तुम्हारी बात सुने। बेख्याली में उसको ये भी मालूम नोआ हुआ कि वो उसको उसके नाम से पुकार गया जिससे बचपन में प्यार से बुलाता था। नहीं, वो अब किसी की नहीं सुनेगी। वो टिप टिप बहते आंसुओं के साथ नफी में सर हिलाते बोली। अपनी माँ की तदफीन करने के बाद वह थके हुए वजूद के साथ कमरे में दाखिल हुआ जहां उसकी नजरें सिसकियों के साथ रोती स्मायरा पर गईं। ये लड़की ही मनहूस है, उसके कदम इस घर के लिए भारी साबित हुए हैं। तौबा तौबा, अपनी सास को खा गई। ये सारे जुमले उसको दौरान तदफीन सुनने पड़े थे, लेकिन वो सब्र का घुंट भर चुकी थी। तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा मकसद पूरा हुआ, मेरी माँ को मुझसे दूर कर दिया। वो घुटने के बल उसके सामने बैठते हुए बोला था, तुम एक काला साया हो जिसने मेरी खुशगवार जिंदगी को अंधेरे और वीरानी में बदल दिया है। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी माँ मुझसे नाराज होकर इस दुनिया से चली गई। मुझे इनसे माफी मांगने तक का मौका नहीं मिला और इन सब की जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। वो चीखते हुए बोला। गुस्से और गम की वजह से उसकी नसें फुल रही थी, गोरी रंगत में सुर्खी सी मिल गई। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मर जाना चाहिए, कहते ही हाजिम ने सुमायरा की सराईदार गर्दन को अपनी गिरफ्त में लेकर दबाया था। सुमायरा को अपना दम घुटता महसूस हुआ, आंखें उबल आने को तैयार थीं। उसने हाजिम के हाथ पर अपना हाथ रखे अपने आप को छुड़वाने की कोशिश की, जिस पर उसकी गिरफ्त मजीद सख्त हुई। हाजिम के सर पर इस वक्त सिर्फ खून सवार था। वो ये नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा है। दरवाजे की आवाज पर सुमायरा को रिहाई बख्शी थी। हाजिम के छोड़ने पर वो दोनों हाथ जमीन पर रखे खांसने लगी और शिकवा गिना नजरों से उसकी जानिब देखा, जिससे ये एहसास दिलाना चाह रही हो, इन सब में मेरी क्या गलती है। वो उसकी नजरों के मफहूम को नजरअंदाज करता दरवाजा खोलने गया जहां मुलाजमा खड़ी थी। साहब, नीचे आपको बीबी के अबू बुला रहे हैं। तुम जाओ, हम आते हैं। नीचे जाकर अगर कोई बकवास की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुमायरा का हाथ पकड़े वो उसको नीचे लेकर आया जहां उसके बाबा अपना बैग पकड़े जाने के लिए तैयार थे। वो अपना हाथ हाजिम से छुड़ाकर अपने बाबा के पास भागी और उनके गले लग गई। काफी दिनों बाद किसी अपने का लम्स पाकर वो फुट फुट कर रोने लगी। गुड़िया, बाबा की जान, रोते नहीं। इनकी बात मुंह में ही रह गई जब उनकी नजर उसकी गर्दन के निशान पर गई। ये तुमने क्या किया है? उन्होंने हाजिम की जानिब देखते हुए सवाल किया। इनको अपनी आवाज किसी गहरी खाई से आती महसूस हुई। मामू, वो हम दोनों मियाँ बीवी का मामला है, आप बीच में ना बोले। वो निहायत तल्ख और गुस्ताखाना लहजे में गोया हुआ। सुमायरा के बाबा के हाथ से पड़ने वाले थप्पड़ ने हाजिम की चलती जुबान को कुफल लगाया। ये किस तरह बात कर रहे हो? लगता है बाहर के मुल्क में रहकर तुम तमीज़ और तहजीब भूल चुके हो। अफसोस हो रहा है मुझे अपनी मरहूम बहन पर, जो तुम्हारी सही तरबियत ना कर सकी। मामू प्लीज़, मेरी मॉम के बारे में मैं एक लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो गुस्से के आलम में मुठ्ठियाँ भींचते हुए बोला। क्यों? क्यों ना बोलूं? तुम में कहीं से भी अपने वालिदैन के जरासीम नहीं? क्या तुम्हारे बाप ने आज तक तुम्हारी माँ पर हाथ उठाया? तो तुमने अपनी बीवी पर कैसे हाथ उठाया? औरत पर हाथ उठाना मर्द की मर्दानगी नहीं बल्कि बुजदिली होती है। अब मैं यहाँ एक लम्हा अपनी बेटी को तुम जैसे वहशी और इंसानियत से गिरे इंसान के साथ रहने नहीं दूंगा। अगर आप अपनी बेटी को लेकर यहाँ से गए तो वापसी के दरवाजे उसके लिए हमेशा बंद रहेंगे। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि खुला दिलाएंगे तो मैं आपको ये याद करवा दूं कि हमारे खानदान में खुला लेना मकरूह है और तलाक मैं दूंगा नहीं। अब फैसला आप पर है। वो तंजिया मुस्कुराहट के साथ जताने वाले अंदाज में कहता घर से निकल गया। ये बात उसकी अना को कहाँ गवारा थी कि कोई उसको धुतकारे। गुड़िया, चलो तुम मेरे साथ। नहीं बाबा, मैं इन्हें इस हाल में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। खुदा को हाजिर नाजिर जानकर मैंने इन्हें कबूल किया है। रुखसती के वक्त आपने और मामा ने कहा था कि शादी के बाद ससुराल ही औरत का असल घर होता है। इसको संवारना बनाना सब औरत के हाथ में है और मैं अपना घर तोड़ना नहीं चाहती हूँ। मैं एक तलाक याफ्ता औरत बनकर लोगों की नज़रों में मजलूम नहीं बनना चाहती। ये दाग नहीं चाहती अपने दामन पर। आपने कहा था आपका भरम रखूं और आपकी ये गुड़िया कभी आपका भरम टूटने नहीं देगी। वो मुस्कुराहट अपने होंठों पर सजाए अपने बाबा से बोली। वो अपनी आंखों में आई नमी को परे धकेलते उसके सर पर हाथ रखे हमेशा खुश रहने की दुआ देकर जा चुके थे। हाजिम की माँ को इस दुनिया से रुखसत हुए 1 महीना बीत चुका था। कहते हैं किसी के जाने से वक्त रुकता नहीं। थोड़े अरसे के लिए इनके साथ बिताए गए लम्हे याद आते हैं। इंसान इन लम्हों के हिसार में होता है पर बहुत जल्द वापस अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाता है। कुछ ऐसा ही हाल हाजिम का भी था। वो अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन हो चुका था।
हील की टिक टिक करती आवाज पूरे फ्लोर पर गूंज रही थी। वो लड़की गर्ल्स पिंक कोट पैंट में मलबूस, बालों को हाई पोनी में मकीद किए, आंखों में महंगे सनग्लासेस लगाए आगे बढ़ रही थी, जबकि इस लड़की के गार्ड्स उसके पीछे हाथ में गन थामे उसकी पैरवी कर रहे थे। वो अपने ऑफिस के ग्लास के दरवाजे को धकेलकर अंदर दाखिल हुई और मगरूर चाल चलती चौकोर मेज के सामने रखी रॉकिंग चेयर पर जा बैठी, जहां उसका लैपटॉप, टिश्यू बॉक्स, पेन और एक टेलीफोन रखा था, जिससे ऑफिस के वर्कर्स से आसानी राब्ता किया जा सकता था। सुमायरा को सुबह से अपनी तबीयत बोझल बोझल महसूस हो रही थी। किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। उसका सर दर्द की शिद्दत से फटा जा रहा था, लेकिन फिर भी वो मेडिसिन लेती किचन में खाना बनाने चली गई, क्योंकि वो जानती थी अगर ना बनाया तो जिल्लत उसी के हिस्से में आनी है। बाबा के डांटने के बाद उसने सुमायरा पर दोबारा हाथ तो ना उठाया, पर लफ्जों की चोट देने से बाज ना आया। हाजिम घर आया तो सामने का मंजर देख उसकी पेशानी पर शिकन नुमायां हुई, क्योंकि सुमायरा लाइट्स ऑफ करके बेड पर सुकून की नींद फरमा रही थी। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ खींचकर उठाया था। तुम में मैनर्स नहीं है क्या? जब तक शौहर घर पर नहीं आ जाता तब तक सोते नहीं हैं। इस दिन तुम्हारे बाबा तो मुझे बड़ा दर्द दे रहे थे। अगर तुम्हें थोड़ी अकल दे जाते तो क्या था? सुमायरा, जो 15 मिनट पहले दवाई लेकर लेटी थी, अचानक यूं उठाए जाने पर हड़बड़ाकर उठी और हैरत से हाजिम को देखा। अब यूं आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो? खाना लगाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। वो हुक्म देते हुए जा चुका था, मगर अपने गरूर और गुस्से में उसके सर पर बांधे गए दुपट्टे को ना देख पाया, या फिर देखकर भी अनजान बन गया था। वो फ्रेश होकर नीचे आया, तब तक वो खाना लगा चुकी थी। वो कुर्सी खींचकर उस पर बैठ गया और खाना खाने लगा। तुम्हें क्या हुआ? वो उसकी टेबल पर सर टिकाए देख कब बोला। तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही सर में दर्द है। अच्छा, एक लफ्जी जवाब दिए वो वापस खाने में मसरूफ हो गया। यू आर माई लव, यू आर माई लाइफ। तुम मेरा प्यार हो, तुम मेरी जिंदगी हो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हें हासिल करके अपनी रूह में छुपा लूंगी। वो लड़की शानदार कमरे में मौजूद, जहाँ उसके आराम की हर आराइश मुहैया थी, नाइट बल्ब की रोशनी में किसी खूबरू नौजवान की तस्वीर हाथों में थामे एक ट्रांस किसी कैफियत में बोल रही थी। बर्तन समेटकर जल्दी से ऊपर पहुंचो, हाजिम समायरा से कहते कमरे में चला गया, जबकि वो सर में उठने वाले दर्द को बर्दाश्त करती किचन समेट कर कमरे में आई, जहां हाजिम पहले से बेड पर लेटा उसी का इंतजार कर रहा था। मैंने सोने के लिए नहीं कहा, पहले सर दबा दो मेरा। सर दर्द हो गया है, सारा दिन ऑफिस में वर्कर्स के साथ सर खपाना पड़ता है, वो उसको लेटते देखकर बोला, जबकि वो खामोशी से अपने नाजुक हाथों से उसका सर दबाने लगी। थोड़ा जोर से दबाओ, जान नहीं है क्या हाथों में? तुम्हें ना कभी अकल नहीं आनी है। यहाँ लेटो, मैं बताता हूँ कैसे दबाते हैं। कहने को तो एक सलीका शार लड़की हो, मगर कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकती। हाजिम उठकर बैठा और सुमायरा का सर अपनी गोद में रखकर आराम आराम से उसके सर की मालिश करने लगा। इस तरह दबाते हैं, वो उसके सर को फिजियो करते हुए बोला, जबकि दूसरी तरफ सुमायरा सर में सुकून मिलने के बायस नींद की वादियों में खो चुकी थी। सुमायरा को सोते देख उसने उसको सही से लेटाया और खुद भी उसके साथ लेट गया और उसके बालों में हाथ फेरने लगा। वो जानता था कि उसके सर में दर्द हो रहा है, लेकिन ये चीज़ उसकी अना को गवारा ना थी कि वो खुद से उसे दबाने में पहल करे, इसलिए उसको सिखाने का नाटक रचाए उसके सर की मालिश कर गया। हाजिम का दिल सुमायरा के लिए नरम पड़ रहा था, लेकिन वो ऐसा कुछ सोचना भी नहीं चाहता था। ये एक बड़ा हॉलनुमा मीटिंग रूम था, जिसके वसत में एक लंबी गोल मेज रखी गई थी, जहां दुनिया के मशहूर बिजनेस डीलर अपनी निशस्त के सामने लैपटॉप रखे बैठे आने वाली शख्सियत का इंतजार कर रहे थे। कदमों की चाप से सब दाखिली दरवाजे की जानिब मुतवज्जो हुए, जो इस बात का इशारा था कि इनका इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि वहां से एक मेचोर लड़की अपने सेक्रेटरी के साथ अंदर दाखिल हुई। इस लड़की के अंदर दाखिल होते ही हाजिम पर एक सहर सा तारी हुआ था। वो दम बखुद सा उसको देख रहा था। गोरी रंगत, लंबी नाक, हल्के मेकअप से सजा चेहरा, बारीक कटावदार लब, गहरी नीली आंखें, ऊपर से वेल कॉन्फिडेंट। इस लड़की को देखते ही हाजिम के दिल से आवाज आई थी, ये लड़की मीर हाजिम के लिए परफेक्ट है। हेलो, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रुबाब शम्स। रुबाब ने अंदर दाखिल होकर अपना तारुफ करवाया और फिर प्रेजेंटेशन शुरू की। इसकी आवाज़ में एक कशिश सी थी, जिसने मीर हाजिम के साथ सबको अपनी जानिब जकड़ा हुआ था। सुमायरा, जो कमरा साफ करने के बाद किचन में खाना बनाने के लिए दाखिल हुई थी, चक्कर आने के बायस टेबल का सहारा लिया। क्या हुआ बीबी जी? ये ले पानी पिए। मुलाजमा जो बर्तन धो रही थी सुमायरा को देख उस तक आई। कुछ नहीं, बस चक्कर से आ रहे हैं और सर में दर्द रहता है। वो पानी पकड़ते हुए बोली। बीबी जी, मेरी माने तो आप एक बार डॉक्टर से राब्ता कर लें। वो बर्तन धोते हुए बोली। मीर हाजिम, जैसा कि आज की प्रेजेंटेशन के मुताबिक हम ये डील आपके साथ फाइनल कर चुके हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे बिजनेस को मजीद आगे लेकर जाएंगे। मीटिंग खत्म होने के बाद रूम में सिर्फ हाजिम और रुबाब थे। यस श्योर मिस रुबाब,
वो उसकी नीली आंखों में देखते हुए बोला। वो उसकी आंखों में अपने लिए पसंदगी और सताइश देख बहुत खुश हुई थी, लेकिन ये खुशी किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसने आज तक झुकना नहीं सीखा था। ओके मीर हाजिम, मैं चलती हूँ, बाकी की डिस्कशन कल हम किसी रेस्टोरेंट में करेंगे। वो अपनी नैन नशीली आंखों में चश्मों का पहरा लगाते हुए बोली, अगर आप ये डिस्कशन मेरे घर पर लंच करके करेंगी तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। वो मुस्कुराते हुए बोला, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपकी बात मानूंगी? वो अपने दोनों हाथों को सीने पर बांध कर बोली, क्योंकि मीर हाजिम को आज तक किसी ने इनकार नहीं किया। चेहरे पर गुरूर से भरपूर मुस्कुराहट सजाकर जवाब दिया गया, और अगर मैं इनकार कर दूं, वो ग्लासेस को ठीक करते हुए बोली, तो फिर मैं ये समझूंगा कि आप मुझसे घबरा रही हैं और मेरा चैलेंज रिजेक्ट किया। जी नहीं, आई लाइक चैलेंज। सो कल का लंच आपके घर पर मिस्टर मीर हाजिम। वो मुस्कुराकर बोलती अपना फोन टेबल से उठाए बाहर की सिमत चल दी, जबकि मीर के बकौल उसका दिल भी अपने साथ लेकर जा चुकी थी। आप दवाइयाँ वक्त पर लीजिएगा और हर हफ्ते चेकअप के लिए आती रहना, डॉक्टर ने कहते ही एक पर्चा समायरा की जानिब बढ़ाया, जिसे उसने मुस्कुराकर थाम लिया। समायरा तबीयत ज़्यादा खराब होने की सूरत में ड्राइवर के साथ नज़दीकी क्लिनिक पर आई थी, जहां डॉक्टर ने उसे उम्मीद से होने की खबर सुनाई थी, जिसे सुनते ही वह सख्ते में आ गई थी। एक खुशी का एहसास उसके पूरे बदन में सरायत कर गया था, लेकिन ये सोचकर मायूस हो चुकी थी कि क्या हासिम इस बात से खुश होगा? वो तो उसके वजूद को नापसंद करता है। इसी सोच के साथ वो वापस घर आ चुकी थी। क्या हुआ? तुम इतनी खामोश क्यों हो? वो लोग रात का खाना वगैरह से फारिग होकर सोने के रूम में आ चुके थे। हासिम ने समायरा को देखकर कहा, जो कि छत को घूरते हुए किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। कुछ नहीं। वो वीरान आंखों से उसके वजूद को तकते हुए बोली, कोई बात परेशान कर रही है तो कह सकती हो। वो आज मामूल से हटकर खुशगवार लहजे में उससे सवाल कर रहा था। समायरा ने हैरानी से उसकी जानिब देखा था। वो दरअसल आज वो जो बोलने लगी थी, फोन की बेल ने उसकी बात को काटा था। वेट, मैं फोन सुनकर आता हूँ, वो कहता फोन लेकर बालकनी में चला गया। आपके पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं, वो उदासी से सोचते हुए तकिया सीधा करके लेट चुकी थी। हाँ बोलो, क्या बोल रही थी? हाजिम जब फोन सुनकर रूम में आया तो उसको सोते देख एक लंबी सांस हवा में खारिज करते खुद भी लेट चुका था। आज गेस्ट आ रहे हैं, सो इस हिसाब से खाने वगैरह की तैयारी कर लेना, घर के आम लिबास में मलबूस हाजिम ने किचन में काम करती सुमायरा से कहा। जी बेहतर, आप मुझे बता दें कितने गेस्ट हैं और मेन्यू में क्या क्या रखना है, तो मैं इस हिसाब से बना लूंगी। वो भाप उड़ाती गरम गरम कॉफी हाजिम के सामने रखते हुए बोली, ज्यादा नहीं है, बस मेरी बिजनेस पार्टनर है और हो सकता है उनके साथ उनकी असिस्टेंट भी हो, सो उसी हिसाब से 3-4 डिशेस बना लेना। जी आप परेशान ना हो, मैं बना लूंगी। कमरे की खिड़की से पड़ती सूरज की किरणें उसके हसीन चेहरे पर पड़ रही थीं। इन किरणों से बचने के लिए उसने साइड पर रखा कुशन करवट बदलते हुए उठाकर अपने चेहरे पर रखा, जिससे उसका हाथ अपने तकिए के बाईं जानिब रखी किसी ठोस चीज से टकराया। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आई, लेकिन हवास बेदार होते ही उसके चेहरे पर एक दिलफरेब मुस्कान आई थी, जिसे समझ चुकी वो क्या चीज है। हाँ, वो उसकी मोहब्बत दीवानगी की तस्वीर थी, उसके ख्वाबों के शहजादे की, जो अनकरीब उसका होने वाला था। लेकिन ऐसा सिर्फ उसको लगता था, लेकिन किस्मत में क्या लिखा है वो सिर्फ किस्मत लिखने वाला जानता है। समायरा जब नाश्ते वगैरह से फारिग होकर कमरे में आई तो हैरत की ज्यादती से उसका मुंह खुल गया, क्योंकि पूरा कमरा एलबी का मंजर पेश कर रहा था। क्योंकि हाजिम अलमारी के तमाम कपड़े बिखेरे बैठा था, उसके लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा था। हर चीज को कितनी नफासत से रखने वाला हाजिम आज कमरे का ये हाल किए बैठा था। कुछ याद आते ही वो जल्दी से अलमारी की जानिब आई और डोर्स को लॉक लगा देख शुक्र का सांस लिया था उसने। ये क्या किया आपने? वो हैरान परेशान खड़ी उससे सवाल करते हुए बोली, यार मैंने कौन सा शौक से किया है, मेरी रॉयल ब्लू कलर की शर्ट नहीं मिल रही। उफ, वो तो मैंने छत पर सुखाने के लिए डाली है। आप एक मर्तबा पूछ तो लेते, आप एक मर्तबा मुझसे पूछ तो लेते, मैंने कितनी मेहनत से कल अलमारी सेट की थी। और आगे बढ़कर कपड़े समेटने लगी। इसे छोड़ो, वो उसका हाथ थामते हुए बोला, मेरा मतलब है कि इसे बाद में करना, पहले जाकर मेरी शर्ट लाओ। वो जल्दी से उसका हाथ छोड़ते हुए बोला। वो बिना कुछ कहे ऊपर से शर्ट लाकर उसे प्रेस करने लगी, फिर अलमारी में ऐसे ही कपड़े डाल उसे बाद में सेट करने का सोचकर किचन में खाना बनाने चली गई। किचन में आकर जल्दी जल्दी उसने पास्ता और बिरयानी के लिए मसाला तैयार किया, साथ साथ रायता और सलाद बनाया। बिरयानी को दम लगाने के बाद उसने मीठे में कस्टर्ड बनाया और उसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखा। कितने जबरदस्त खुशबू आ रही है। तैयार होने के बाद हाजिम किचन में दाखिल हुआ, जहां समायरा कबाब तल रही थी। समायरा ने हाजिम के जाने तारीफ की जाने पर मुस्कुराकर उसकी जानिब देखा तो इस हुस्न के देवता पर उसकी नजरें मुंजमद हो गईं। वो जो हाजिम के हुस्न में खोई थी, गलती से हाथ फ्राई पैन पर लगने से उसकी सिसकी उभरी, खूबसूरत आंखों में एकदम नमी झलकी थी। ध्यान कहाँ होता है तुम्हारा? मजाले कोई काम ढंग से कर लो। हाजिम जल्दी से बर्नौल लेते उस तक आया और उसका हाथ पकड़कर देखने लगा, जहां जलने के बायस हाथ लाल सुर्ख हो रहा था। हाथ जलाकर बैठ गई हो ताकि
स्विमिंग ना करनी पड़े। सुमायरा जो समझ रही थी कि वो उसकी फिक्र में बोल रहा है, लेकिन उसके आखिरी लफ्जों से उसका अपना दिल छलनी होता महसूस हुआ। आप फिक्र ना करें, स्विमिंग वगैरह सब वक्त पर हो जाएगा। वो अपना हाथ आराम से उसके हाथों से निकालते हुए बोली और बर्नौल अपने हाथ पर लगाने लगी। ओ हाँ हाँ। वो जाते जाते पलटा। सुमायरा ने सवालिया नजरों से उसकी जानिब देखा था। बाहर इस हुलिये में मत आ जाना, मैं नहीं चाहता किसी के सामने मेरी इंसल्ट हो, वो कहते बाहर की जानिब कदम बढ़ाने लगा, जबकि सुमायरा हाथ पर बन्नौल लगाकर कबाब की जानिब मुतवज्जो हुई, जो कि उनके मुकालमे के दौरान काफी हद तक उसके दिल और नसीब की मानिंद जल चुका था। डार्क ऑरेंज जीन्स पर मल्टी रंग का कुर्ता पहने, गले में स्टॉलर डाले, वो खुद पर महंगे परफ्यूम की बारिश किए अपनी चिमचिमाती गाड़ी में बैठकर हाजिम के घर की जानिब रवाना हुई, जहां उस पर एक नाकाबिले यकीन राज आश्कार होना था। साहिब, आपकी मेहमान आ चुकी हैं। मुलाजमा ने उसको आकर रुबाब के आने की इत्तला दी। आप इन्हें सिटिंग रूम में बिठाएं, मैं आता हूँ। जी। मुलाजमा कहते जा चुकी थी। शीशे में से खुद पर एक ताराना नजर दौड़ाए अपने बालों और कोट को सेट करते वो बाहर की जानिब चल दिया। गुड आफ्टरनून मिस रुबाब, उसने कमरे में दाखिल होते ही उससे मुसाफा करते हुए कहा, जिस पर रुबाब ने भी इस खुश शक्ल नौजवान के सरापे पर एक नजर डालकर मुस्कुराकर जवाब दिया। मिस्टर हाजिम, प्रोजेक्ट के बारे में क्या ख्याल है? वो जूस का सिप लेते हुए बोली, जो कि सुमायरा ने मुलाजमा के हाथ भिजवा दिया था। आप थोड़ा इजी हो जाएं, फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैं इजी हूँ, आप प्लीज स्टार्ट करें। ओके मिस, एज यू विश। वो जो मुलाकात को तवील करना चाह रहा था, लेकिन रुबाब की बात पर उसके आगे हथियार डालते हुए बोला। अपना लैपटॉप और फाइल स्टडी से लाने के बाद उसने प्रोजेक्ट के बारे में अपने ख्यालात रुबाब से डिस्कस किए। तकरीबन आधे घंटे की डिस्कशन के बाद वो दोनों फारिग हुए। इतनी देर में सुमायरा ने मुलाजमा के हाथ खाना लगने का पैगाम भिजवाया, तो वो दोनों लंच की नीयत से हॉल की जानिब रवाना हुए। हैव अ सीट मिस रुबाब, वो कुर्सी धकेल कर उसके बैठने की दावत देते हुए बोला, जैसे उसने मुस्कुराकर कबूल किया, जबकि मुलाजमा का ये देख मुंह खुल गया था। लो भला, अपनी बीवी का ख्याल रखा नहीं चाहता और गैर लड़कियों की कैसे आवभगत कर रहा है। वो दिल में सोचते हुए बोली, वाओ मिस्टर हाजिम, आपकी मुलाजमा के हाथों में तो बहुत टेस्ट है। वो कबाब की पहली बाइट लेते हुए बोली, ये सब मुलाजमा ने नहीं, मेरी वाइफ ने बनाया है। वो मुस्कुराकर जवाब देते हुए बोला, जबकि उसकी बात सुन रुबाब को निवाला अपने हलक में फंसता महसूस हुआ। उसकी मुस्कुराहट एकदम सिमटी थी, जैसे जिसे अनजाने में हाजिम भी नोट कर चुका था। वो उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्या जरूरत थी वाइफ का जिक्र छेड़ने की। आर यू मैरिड? वो अपनी हैरत पर काबू पाते हुए बोली। यस, वो संजीदगी से बोला। ओह कंग्रेचुलेशन, मुझे नहीं पता था, वो भराई हुई आवाज के साथ बोली थी। उसकी दिल की दुनिया एकदम वीरान हुई थी, हर चीज से उसका दिल उचाट सा हो गया था। बाय द वे, आपकी वाइफ नजर नहीं आ रही। जी, वो ऊपर रूम में है, शायद सो रही है, वो शर्मिंदगी से बोला। उसको सुमायरा पर गुस्सा आ रहा था, मतलब ये लड़की खुद को समझती क्या है। ओह इट्स ओके, नो इश्यू। बहुत शुक्रिया इतने अच्छे और खास लंच के लिए, वो कुर्सी से खड़े होते हुए बोली। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। गुड बाय। वो अपनी गाड़ी में बैठे घर की जानिब रवाना हो गई। रुबाब के जाने के बाद हाजिम कमरे में आया और गुस्से से समायरा की जानिब बढ़ा, जो कि अलमारी के कपड़े सेट कर रही थी। तुम समझती क्या हो खुद को? बहुत ज्यादा एटीट्यूड है तुम में, वो इश्तियाल के आलम में उसका हाथ पकड़ के अपनी जानिब घुमाते बोला। आज तुम्हारी वजह से मुझे रुबाब के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी। कितना इम्प्रेस फील कर रहा था मैं। क्या हो जाता अगर तुम थोड़ी देर के लिए नीचे आ जाती? तुम्हें नजर नहीं लग जानी थी। मसला क्या है आपके साथ? आप आज एक मर्तबा बता दें। कभी आपको मेरी ड्रेसिंग का इशू होता है, कभी अपनी इमेज का। इसलिए नहीं आई थी कि कहीं आपको मुझ जैसी टिपिकल लड़की की वजह से अपनी हाई क्लास सोसाइटी में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। मुझसे अपना आप छुड़ाती कमरे से चली गई थी, जबकि पीछे हाजिम गुस्से से पीछेताब खाता रह गया। चांद की मध्यम चांदनी में हर चीज ऊँघती महसूस हो रही थी। रात के इस अंधेरे में वो बालकनी में खड़ी थी। आज दोपहर की हाजिम की बात सुनकर उसकी ख्वाहिश मायूसी के अंधेरों में गुम हो गई थी। उसका दिल कह रहा था कि भूल जाओ इससे, वो तुम्हारे नसीब में नहीं, जबकि दिमाग कह रहा था वो तुम्हारा इश्क है, तुम उसे हासिल कर सकती हो। क्या हुआ अगर वो शादीशुदा है? मर्द पर तो 4 शादियां जायज है, लेकिन मैं एक औरत होकर किसी दूसरी औरत का घर बर्बाद नहीं कर सकती। दिल ने दलील दी थी। तुम किसी का घर बर्बाद नहीं कर रही, तुमने सिर्फ अपनी मोहब्बत को हासिल करना है। वैसे भी मोहब्बत और जंग में हर चीज जायज होती है। दिमाग में दिल की बात को परे धकेला था। हाजिम पिछले 10 मिनट से गाड़ी में बैठा सुमायरा का इंतजार कर रहा था। रुबाब ने हाजिम और सुमायरा को अपने घर में पार्टी पर इनवाइट किया था, जो कि उसने बिजनेस डीलिंग की बिना पर रखी थी, जिसमें उसके सर्कल में मौजूद जानने वाले दोस्त वगैरह भी मौजूद थे। गाड़ी के उस पार से उसको सुमायरा अपनी जानिब आती नजर आई। उसको देखकर उसके माथे की शिकनों में इजाफा हुआ था। ये कैसी ड्रेसिंग की है तुमने? कोई ढंग का ड्रेस नहीं है तुम्हारे पास? ये तंबू पहनकर कोई पार्टी में जाता है? वो नागवारी से उसको देखते हुए बोला, जिसने शलवार सूट में दुपट्टा सर पर ओढ़े और शानों के गिर्द शाल लपेटी हुई थी। क्या हुआ, ठीक तो है? वो हैरानी से इस्तफसार करते हुए बोली, दरवाजा बंद करो।
وہ سمائرہ کی بات کو سرے سے اگنور کرے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ پورا راستہ خاموشی میں کٹا تھا۔ اس تمبو کو اتارو فوراً، میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے کہیں کہ میر حازم ایک کارٹون کو لے کر گھوم رہا ہے۔ منزل پر پہنچنے کے بعد حازم نے سمائرہ کو گاڑی میں سے اترنے سے پہلے کہا، جبکہ سمائرہ اس کی بات پر حیرت کے عالم میں دیکھ رہی تھی کہ کیسا شوہر ہے جو اس کو صرف شال لینے کی بنا پر کارٹون کا خطاب دے رہا تھا۔ پر میں کیسے؟ مجھے بہت عجیب فیل ہوگا، وہ منمناتے ہوئے بولی، اور اگر میں تمہیں اس حالت میں اپنے ساتھ اندر لے کے گیا تو مجھے بہت عجیب فیل ہوگا۔ تو مت لاتے نا آپ، وہ بھرائی آواز کے ساتھ بولی تھی۔ صحیح کہہ رہی تھی، اگر اتنی ہی اس کو ریپوٹیشن کی فکر تھی تو لے کر ہی کیوں آیا تھا؟ اس نے منتیں تو نہیں کی تھیں۔ ہمیشہ وہ اس کی ذات کی تذلیل کرتا تھا، صرف اس بنا پر کہ اس کا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے ہے، وہ لوگ ان کے سٹینڈرڈ کے نہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں، زبان چلانے والی عورتیں سخت زہر لگتی ہیں۔ تم سے جتنا کہا گیا بس نہ کرو، زیادہ چپڑ چپڑ نہ کرو تو بہتر ہوگا ہم دونوں کے لیے۔ اس کی کلائی سے تھامے اس کو اپنی جانب کھینچ کر دھنکارتے ہوئے بولا، اور دوسرے ہاتھ سے سمائرہ کی شال اس کے وجود سے جدا کی۔ یہ بات یاد رکھ لو، اب تم بدقسمتی سے ہی صحیح لیکن میرے ساتھ میری بیوی کے حق سے رہ رہی ہو، تو اپنی جتنی بھی مڈل کلاس والے چونچلے ہیں وہ ختم کر دو۔ وہ اس کی کلائی پر گرفت سخت کرے سنجیدگی سے بولا۔ جب وہ اس کی سخت گرفت سے اپنی کلائی نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، سمائرہ اسے افسوس بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے۔ شاید وہ پہلا ایسا شوہر تھا جو اپنے ہائی کلاس سوسائٹی کی وجہ سے اپنی ہی بیوی کو بے پردہ کر رہا تھا، یا شاید اور بھی ایسے شوہر پائے جاتے ہوں گے جو اپنی عزتوں کو یوں بے پردہ کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ پر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وہ اس جہالت کو ماڈرن فیشن قرار دیتے ہیں۔ وہ دونوں اندر کی طرف آئے جہاں پارٹی عروج پر تھی۔ رباب نے انہیں دیکھ کر ان کی جانب آئی، جبکہ حازم کی ہمیشہ کی طرح آج بھی اس حور شمائل دوشیزہ کے حسن میں کھو گیا تھا۔ وہ بلیک رنگ کی لانگ میکسی میں لگی اتنی پیاری رہی تھی۔ ہیلو، ہاؤ آر یو؟ آئی ایم ہیپی اینڈ سرپرائز، وہ ان دونوں سے ملتے ہوئے بولی، اور ایک نظر حازم کے پہلو میں موجود لڑکی کو دیکھا جو کہ دوپٹہ سیٹ کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ جب کوئی اتنے پیار اور دل سے بلائے گا تو کون منع کرے گا بھلا؟ وہ محبت بھری نظروں سے اس کو دیکھ کر بولا، سمائرہ ملو ان سے، یہ میری بزنس پارٹنر اور اب فرینڈ مس رباب ہے۔ وہ سمائرہ کو دوپٹے کے ساتھ لگا دیکھ بظاہر مسکراتے لیکن اپنے فضول میں آنے والے غصے کو پیتے ہوئے بولا، جی السلام علیکم۔ وہ سنبھل کر بولی، وعلیکم السلام، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ رباب کو لڑکی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ سمائرہ کو رشک بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کو خوش قسمت محسوس کر رہی تھی، لیکن اگر وہ اس کی دل کی دنیا کا سفر کر لیتی تو شاید یہ خیال وہ اپنے ذہن سے نکال دیتی۔ اس کی معصومیت دیکھ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ جیسا اس نے سوچا وہ سب نہ کرے، وہ اس معصوم کے حق میں بہتر نہیں ہوگا، لیکن ابھی وہ ان تمام سوچوں کو جھٹکتے اندر کی جانب لے گئی۔ یہ آپ کی وائف ہیں؟ پارٹی میں موجود ایک لڑکی نے آ کر حیرت سے حازم سے کہا۔ یس۔ او، ہمیں تو لگا آپ کی وائف کوئی ماڈرن ہوں گی، بٹ یہ تو… وہ سمائرہ کو حقیر نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، مس اٹس نن آف یور بزنس، میری مرضی میں جس سے بھی شادی کروں، اور آپ کون ہوتی ہیں میری وائف کے بارے میں بولنے والی؟ حازم کو اس کا سمائرہ کے لیے اس طرح کہنا کافی ناگوار گزرا تھا۔ جو بھی تھا، جیسی بھی تھی تو وہ اس کی بیوی ہی۔ انجلینا آپ کو آپ کے فادر ڈھونڈ رہے ہیں۔ رباب معاملہ بڑھتے دیکھ ان تک آئی اور انجلینا کو وہاں سے بھیجنا چاہا۔ وہ منہ بناتی وہاں سے جا چکی تھی۔ مسٹر حازم آئیں، میں آپ کو اپنے انکل سے ملواتی ہوں۔ تم ادھر ہی رکو، کہیں جانا نہیں، میں ابھی آیا۔ جی بہتر۔ رباب اور حازم دونوں جا چکے تھے۔ جبکہ وہ اکیلی کھڑی ماحول کا جائزہ لے رہی تھی کہ اس کو اپنے اوپر نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے آس پاس دیکھا تو اس کی نظر کارنر ٹیبل پر بیٹھے ایک شخص پر گئی جو کہ گرے کوٹ پینٹ پہنے، ہاتھوں میں وائن کا گلاس تھامے، بنا پلکیں جھپکائے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ سمائرہ کو اس کی نظریں خود کا ایکس رے کرتی محسوس ہوئیں۔ اس نے گھبرا کر حازم کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، لیکن وہ دونوں اس کو کہیں نظر نہ آئے۔ وہ اس کی نظروں سے بچتی باہر پول کی سائڈ پر آ گئی۔ وہ وہاں کھڑی پول کے پانی کو دیکھ رہی تھی جس میں پورے چاند کی چاندنی کا عکس پڑ رہا تھا، اور پانی میں اٹھتی موجوں سے وہ اس کو اپنے نصیب کی مانند ہلتا محسوس ہو رہا تھا۔ تم بھی میری طرح تنہا ہو، جسے اتنے سارے تاروں کے بیچ میں بھی تم اکیلے ہو، بالکل اسی طرح میں بھی یہاں اپنے جیسے ہی انسانوں کے بیچ تنہا ہوں۔ وہ چاند کو دیکھتے اپنا درد اس سے بانٹ رہی تھی کہ اس کو اپنے کندھے پر ایک انجانا لمس محسوس ہوا۔ اس نے گھبرا کر پیچھے دیکھا تو وہاں وہی شخص اپنی وجاہت کے ساتھ کھڑا تھا جو کہ تقریباً 35 کے لگ بھگ عمر کا ہوگا۔ وہ جلدی سے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ آپ یہاں اکیلی کیا کر رہی ہیں؟ وہ اس کا گھبرانا محسوس کر چکا تھا، اس لیے آرام سے استفسار کرتے ہوئے بولا۔ وہ بنا جواب دیے واپس جانے لگی تھی کہ یکدم اس کا پاؤں مڑا، اس سے پہلے کہ وہ گر دی۔ اس شخص نے جلدی سے اپنا ہاتھ آگے کیا جس سے وہ اس کی باہوں میں قید ہوئی۔ دونوں کی دھڑکنیں یکدم تیز ہوئی تھیں، ایک کی محبت سے جبکہ دوسرے کی خوف اور غصے اور غم سے۔ حازم جو سمائرہ کو ڈھونڈتے ہوئے باہر آیا تھا اس کو کسی غیر مرد کی باہوں میں دیکھ
اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا تھا۔ وہ جلدی سے ان تک آیا اور کھینچ کر ان کو الگ کیا۔ ہاؤ ڈے یو ٹچ مائی وائف، وہ اس کا کالر کھینچتے ہوئے بولا، جبکہ لفظ وائف پر وہ حیرت سے سمائرہ اور حازم کی جانب دیکھ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کا دل جس لڑکی پر آیا اور وہ بھی شادی شدہ۔ آئی ایم سوری، میں تو ان کی ہیلپ کر رہا تھا، اگر میں نہیں پکڑتا تو وہ پول میں گر جاتی، وہ صفائی دیتے ہوئے بولا۔ تو گر جانے دیتے حازم۔ سمائرہ نے خوف سے لبریز چہرے کے ساتھ اس کو پکارا۔ اس نے گھور کر اس کی جانب دیکھا اور چلا کر بولا، شٹ اپ مسز سلمان، اٹس لاسٹ وارننگ فار یو، وہ انگلی اٹھاتے ہوئے بولا۔ وہ کھینچ کر سمائرہ کو لیتے وہاں سے نکلتا چلا گیا اور سیدھا لا کر اس کو گاڑی کے ساتھ پین کیا۔ بہت شوق ہے تمہیں غیر مرد کی باہوں کا ہار بننے کا، وہ اس کو جبڑے کو دبوچتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں نے جان بوجھ کر نہیں، وہ اٹک اٹک کر بولی تھی، جبکہ ظالم آنسو نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں سے پھسلے تھے۔ ویسے تو بہت پارسا بنتی ہو، اب کہاں گئی تمہاری وہ پارسائی؟ آپ میری شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، وہ دھاڑتے ہوئے بولا تھا۔ خوف سے اس نے اپنی آنکھیں میچی تھیں۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رہ رہ کر اس کو وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جب سمائرہ سلمان کی باہوں میں تھی۔ وہ تو اس سے نفرت کا دعوے دار تھا، پھر اسے کیوں برا لگ رہا تھا؟ کہتے ہیں نکاح کے بعد اپنے محرم سے محبت ہو جایا کرتی ہے، بس اسے سمجھنا صرف انسان کو خود چاہیے۔ وہ رش ڈرائیونگ کرتے گھر پہنچا۔ 2 مرتبہ ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ سمائرہ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ گاڑی لاتے اس نے پارکنگ میں کھڑی کی اور بنا اس کی جانب دیکھے سیدھا اوپر چلا گیا۔ اس نے کمرے میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی ناپ گھمایا تو دروازہ اندر سے لاک تھا۔ حازم نے کمرے میں داخل ہوتے ہی لاک لگا دیا، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ اس کی موجودگی نہیں چاہتا۔ وہ 5 منٹ دروازے سے سر ٹکائے کھڑی رہی، پھر مایوسی سے بند دروازے کو دیکھ آنکھوں سے نکلتے آنسوؤں کو صاف کرتی نیچے شمائلہ بیگم کے روم میں آ گئی۔ کمرے میں داخل ہو کر ایک گہرا سانس لیا تھا اس نے، جیسے اپنے اندر کی گھٹن کو کم کرنا چاہ رہی ہو۔ پھر دھیمے قدم لیتی کھڑکی کے پاس آئی۔ مما، آپ نے کہا تھا حازم مجھ سے پیار کرتے ہیں، لیکن وہ پیار کیا، وہ تو سیدھے منہ بات تک نہیں کرتے۔ وہ آسمان کی جانب دیکھتے خیالوں میں شمائلہ بیگم سے باتیں کرتے ہوئے بولی، آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں نا ان کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دیں۔ دوسری جانب حازم سگریٹ لبوں میں دبائے گہرے گہرے کش لے رہا تھا۔ اس کے اطراف میں سارا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ سلمان کی آنکھوں میں سمائرہ کے لیے پسندگی دیکھ کر اس میں ایک لاوا سا ابل رہا تھا۔ کہاں برداشت تھا اس سے کہ کسی کی بھی نظر اس کی چیز پر پڑے، چاہے وہ پسندیدہ ہو یا ناپسندیدہ۔ یہ چیز اس کی غیرت کو للکار رہی تھی کہ اس کی بیوی پر کسی غیر مرد کی نظر ہے۔ اس کی غیرت تب کہاں تھی جب وہ اپنی بیوی کو بنا پردے کے غیر مردوں کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، مرد اپنی گاڑیوں کو گرد و غبار کے ڈر سے ڈھانپ لیتے ہیں، لیکن اپنے گھر کی عورتیں دنیا کی غلیظ نظروں سے بچانے کے لیے پردہ نہیں کرواتے۔ اس واقعے کو گزرے پورے 2 دن بیت چکے تھے۔ ان دونوں کا ابھی تک ایک دوسرے سے آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ حازم جو پہلے تھوڑی بہت بات کر لیتا تھا، اس کے بعد سے وہ بھی ترک کر چکا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر گھر سے نکل جاتا اور رات کو دیر سے لوٹتا تھا۔ سمائرہ روز رات کو کھانا لگا دیتی تھی، لیکن صبح اٹھ کر ٹیبل پر ویسے ہی پاتی۔ وہ بہت زیادہ دل برداشتہ ہو چکی تھی۔ ٹینشن کے باعث اس کی صحت بھی دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا وہ حازم کو منا لے گی، پر کیسے، یہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ ہیپی برتھ ڈے حازم۔ حازم آفس کا کام کر رہا تھا کہ رباب آفس کا کانچ کا دروازہ دھکیلتی اپنی مغرور چال چلتی حازم کے پاس آئی۔ اس سے گلے ملتے اس کی سالگرہ کو وش کیا۔ واؤ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز مس رباب، وہ خوشی سے سرشار ہوتے بولا۔ آپ کو کیسے پتا آج میری برتھ ڈے ہے؟ وہ اتنا ٹینس تھا کہ آج اپنی سالگرہ بھی بھولے بیٹھا تھا۔ بزنس پارٹنر کے ساتھ ہم اچھے فرینڈ بھی ہیں، سو یہ میرے لیے اتنا مشکل نہیں ہے، وہ ایک ادا سے اپنے بالوں کو جھٹکتے ہوئے بولی۔ اس کے انداز نے حازم کے دل کی دنیا کو ہلایا تھا۔ سو حازم، میں آپ کے لیے یہ گفٹ لائی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ آج آپ یہ پہن کر اپنے کچھ قیمتی لمحات میرے نام کریں۔ آج کی ٹریٹ آپ کو میری طرف سے۔ وائی ناٹ اینڈ تھینک یو، وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے بولا۔ میں کیا کروں ماہی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ اتنا زیادہ ناراض ہو چکے ہیں، کیسے مناؤں انہیں؟ وہ پریشانی سے فون پر موجود اپنی بہن سے گویا ہوئی۔ اچھا سمی، میری بات سنو، تم بھائی کو اپنی پریگنینسی کے بارے میں بتایا ہے کیا؟ نہیں۔ کیا تم پاگل ہو؟ تمہیں بھائی کو بتانا چاہیے۔ اگر بھائی کو پتا چلے کہ وہ باپ بننے والے ہیں تو وہ کتنا خوش ہوں گے اور سارے گلے شکوے بھی بھول جائیں گے۔ میں نے بتانے کی کوشش کی تھی مگر ٹائم ہی نہیں ملا۔ میری بات مانو تو تم بھائی کو اسپیشل طریقے سے مناؤ۔ کیا مطلب؟ اف لڑکی، میں تو کماری ہوں ابھی، اور تم شادی شدہ ہو کر مجھ سے مطلب پوچھ رہی ہو؟ ماہی اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر شرم سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ تم کیا اول فول بول رہی ہو چھچوری کہیں کی، مجھ سے نہیں ہوگا یہ سب، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اچھا میری ماں، جیسے تمہاری مرضی، اب مجھے بخشو، آج چھوٹے کی برتھ ڈے ہے، اس کی تیاری کرنی ہے اور وہ تمہیں سب سے زیادہ مس کر رہا ہے۔
पहली ऐसी सालगिरह है जिसमें मैं मौजूद नहीं होंगी। वो मायूसी से बोली। ओ तेरी, क्या हुआ? माही ने कहा, आज तो हाजिम की भी बर्थडे है। उनकी बर्थडे भी छोटू के साथ आती है। यार देखो मैं कितनी भुलक्कड़ हो गई हूँ। वाओ, इट्स अ बेस्ट आइडिया। तुम एक काम करो, प्यारा सा तैयार हो और आज उनकी सालगिरह वाले दिन उनको बाप बनने की खुशखबरी भी दे दो। ओके, मैं बाद में बात करती हूँ। मुन्ने को प्यार करना मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज। हाजिम ने जब गिफ्ट खोला तो उसमें ब्लैक रंग की शलवार कमीज, ब्रांडेड वॉच, परफ्यूम थे। उसके चेहरे पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट ने रक्स किया था। वो अपने ऑफिस में मुझे स्पेशल रूम में तैयार हुआ और अपनी तैयारी पर आखिरी नजर डालकर मुस्कुराते हुए बाहर की जानिब गया। रेस्टोरेंट में गाड़ी मोड़ने से पहले उसने कुछ गिफ्ट लेने का इरादा किया, लेकिन कुछ याद आने पर गाड़ी घर की जानिब मोड़ ली। घर पहुंचकर जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी नजरें पलटना भूल गईं, क्योंकि सामने ही समायरा शीशे के सामने खड़ी तैयारी को आखिरी टच दे रही थी। लॉन्ग रेड रंग की फ्रॉक, उस पर डार्क मेकअप किए, अपने होंठों को सुर्ख लिपस्टिक से रंगे, तमाम तर रहनाइयों के साथ उसके सामने थी। समायरा को अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई तो उसने शीशे में से देखा तो एक पल के लिए उसका सांस अटका था, क्योंकि हाजिम मधोश सा उसके पीछे खड़ा था। ब्यूटीफुल, माय एशियन ब्यूटी, वो खुमार आलूद आवाज में बोला। उसकी बात पर समायरा की पलकें लर्जी थीं। वो इतनी प्यारी लग रही थी कि कोई भी उसको देखकर मदहोश हो जाता। यहाँ तो फिर उसका शौहर था। समायरा ने अपना रुख हाजिम की जानिब किया। हाजिम, उसने समायरा के होंठों पर शहादत की उंगली रखकर खामोश करवाया। उसने अपनी आंखों को बंद किया था। उसे देखकर वो एक शहर में जकड़ा जा रहा था। पूरे कमरे में फसूद छाया था। सिर्फ दो लोगों की सांसों की आवाज थी। हाजिम मदहोश सा उसके चांद से चेहरे को देख रहा था। उसके दिल में एक ख्वाहिश सी जागी थी। वो जैसे ही अपनी ख्वाहिश पर लब्बैक कहता उसके चेहरे पर झुका था, समायरा की आवाज उसकी समातों से टकराई, जिसे सुनते ही वो फौरन से होश में आया था और झटके से उससे दूर हुआ। हैप्पी बर्थडे हाजिम, वो आंखें बंद करते हुए बोल रही थी कि एकदम जोरदार झटका लगने के बायस पीछे ड्रेसिंग टेबल की जानिब गिरी थी। ये मैं क्या करने जा रहा था? मैं नफ्स का कमजोर नहीं हो सकता, नहीं। वो चीखते हुए बोला। उसे याद आया उसको रुबाब के पास डिनर पर जाना था। वो तो गिफ्ट लेने यहाँ आया था क्योंकि उसने एक बेहतरीन डायमंड सेट रखा हुआ, जो कि सिर्फ अपनी मनचाही बीवी को देना था। बीवी मनचाही ना मिली तो क्या हुआ? उसने सोचा कि वो ये सेट रुबाब को देगा, जबकि उसकी असल हकदार समायरा थी। वो गुस्से से समायरा की जानिब बढ़ा, जो कि सदमे में खड़ी उसी को देख रही थी। कितनी दफा कहा है अपना ये मनहूस चेहरा लेकर मेरे सामने मत आया करो, लेकिन बात तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में बैठे तो तब ना। वो एक हाथ से उसके दोनों बाजू को पकड़े गुस्से और तैश के आलम में बोल रहा था, जबकि सामने मौजूद समायरा सर झुकाए आंसू बहाने में मसरूफ थी। ये सब करके तुम मुझे अपने इस हुस्न का गिरवीदा नहीं कर सकती। जानता हूँ मैं तुम जैसियों को, जो मर्दों को अपने इस हुस्न के जाल में फंसाने की कोशिश करती हैं, पर अफसोस मैं तुम्हारे इस जाल में फंसने वाला नहीं हूँ। खत्म करो ये सब तमाशे। एक हाथ से उसके बालों में मुट्ठियों में भींचे, दूसरे हाथ से उसके होंठों पर लगी सुर्ख लिपस्टिक को गुस्से से रगड़ते हुए बोला, जो कि उसे बहकाने का काम कर गए थे। इससे खुद पर गुस्सा आ रहा था। पता नहीं क्या देखकर मॉम ने तुम्हें मेरे सर डाल दिया है, अजीब ही असाब हो। वो नखवत से कहते पीछे की जानिब धक्का दिए निकलता चला गया, जबकि वो मुसलसल आंसू बहा रही थी। इस बेरहम को उसके आंसू तक दिखाई नहीं दे रहे थे, या फिर सब कुछ देखते हुए भी वो अनजान बन रहा था। क्यों क्यों आपको मेरी मोहब्बत नहीं दिखती? कितनी मोहब्बत से उसने ये सब तैयारियां उसको सरप्राइज देने के लिए की थी, लेकिन वो संगदिल उसके अरमानों का कत्ल किए जा चुका था। जो लम्हात उसको देने चाहिए थे वो किसी और के नाम कर रहा था। गुस्से से उसने हाथों में मौजूद चूड़ियों को उतार कर फेंका था। कानों में पहने गए झुमके गुस्से से दीवार पर मारे थे। कितनी बदनसीब हूं मैं, मेरे महरम की मोहब्बत ही मेरी सजा है। क्यों क्यों, वो चीखते हुए बोल रही थी। रो रो कर उसका बुरा हाल था। रोते रोते एकदम वो होशो हवास से बेगाना हो गई और बेड पर औंधे मुंह गिर गई। हाजिम जब रात गए एक हसीन शाम रुबाब के साथ गुजार कर घर पहुंचा तो एक झटका सा उसे लगा था, क्योंकि कमरे में समायरा बेतरतीब हुलिये में औंधे मुंह बेड पर लेटी थी। दुपट्टा उसका जमीन पर गिरा अपनी नाकदरी पर रो रहा था, जबकि चूड़ियां कुछ जमीन पर गिरी कुछ बेड पर। जाहिल लड़की, नखवसी कहते कपड़े लिए चेंज करने चला गया। जब वो चेंज करके वापस आया तो उसने समायरा को देखा, जो अभी भी इसी हालत में लेटी थी। वो उसके पास आया। समायरा, समायरा, उसको आवाज देकर उठाने की कोशिश की, मगर जवाब नहीं दे रही थी। हाजिम की नजर उसके चेहरे पर पड़ी, जहां लिपस्टिक फैली थी। चेहरे पर आंसुओं के मीठे मीठे निशानात थे। उसको एकदम फिक्र लाहक हुई थी। उसने समायरा की नब्ज चेक की, जो कि बहुत धीमी चल रही थी। उसने जल्दी से डॉक्टर को फोन किया और जल्दी घर पहुंचने का कहा। अगले 20 मिनट में डॉक्टर उनके घर पर मौजूद थी, जो कि समायरा का चेकअप कर रही थी। क्या हुआ डॉक्टर? इज एवरीथिंग इज ओके? नो मिस्टर हाजिम, आपकी वाइफ ने किसी किस्म का टेंस लिया, जिसकी वजह से इनका नर्वस ब्रेक डाउन हुआ है। अगर वो इसी तरह रही तो बेबी की जान को भी खतरा हो सकता है। जो जितना हो सके इन्हें खुश रखें। वैसे भी आपकी वाइफ बहुत वीक है, डॉक्टर बोलती जा रही थी, जबकि हाजिम का दिमाग लफ्ज बेबी पर अटका था।
क्या सुमायरा प्रेग्नेंट थी और उसने मुझे बताया भी नहीं? वो दिल में सोचते हुए बोला, ओके मैं चलती हूँ, अपनी वाइफ का ख्याल रखिएगा, मेडिसिन और डाइट चार्ट है, इस पर फॉलो कीजिएगा, शुक्रिया। डॉक्टर कहते अपनी फीस लिए जा चुकी थी, जबकि हाजिम थके कदमों से चलता अंदर आया, जहां वो हर चीज से बेखबर सुकून की नींद ले रही थी। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। सुमायरा का हाथ थामे अपनी आंखों के साथ लगाए वो बोला, कितना इस नन्ही जान का दिल दुखा चुका था। उसकी आंखों से आंसू निकलकर सुमायरा के हाथ को भगो रहे थे। वो सुमायरा की मां बनने की खबर सुनकर बहुत खुश हुआ था। खानदान में वो पहला बच्चा था जो उनके खानदान में हाजिम के बाद आने वाला था। उसके दिल में सुमायरा के लिए मोहब्बत पैदा हो रही थी, लेकिन अपनी अना के बाइस इस चीज का एतराफ करना दोभर हो रहा था। उसका दिल दो हिस्सों में बट चुका था। जिंदगी के सफर में चलते चलते कभी कभी यूं भी होता है मुर्शद, बेपनाह चाहने वाले बेवजह छोड़ जाते हैं। सुबह सुमायरा की आंख खुली तो उसकी नजर अपने पहलू में खाली जगह पर गई, जिसे देख एक जख्मी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर छाई थी। कल अपनी आखिरी उम्मीद की मौत पर वो वाकई मायूस हो चुकी थी। उसने फैसला कर लिया था कि अब वो हाजिम के आगे दोबारा कभी नहीं झुकेगी। तुम उठ गई? तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? वो जो सोचों के भंवर में खोई थी, हाजिम की आवाज से होश में आई, जहां वो बाथरूम से तौलिए से बाल रगड़ते हुए बाहर निकल रहा था। पहले तो सुमायरा उसको मामूल के खिलाफ घर पर देख शॉक्ड हुई, और उससे ज्यादा इसका धीमा लहजा सुनकर। मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? वो नजरों का जाविया बदलते हुए बोली। ओ, तो तुम्हें सच में नहीं पता तुम्हें क्या हुआ है? वो अपनी मुस्कुराहट दबाए तौलिए को सोफे पर फेंकते उसके पास बेड पर आकर बैठा, जबकि उसको अपने पास बैठते देख वो थोड़ा पीछे को खिसकी थी। तुमने मुझसे इतनी बड़ी न्यूज क्यों छुपाई? वो मसनूई गुस्सा चेहरे पर सजाए जरा सा उसकी जानिब झुकते हुए बोला, कौन सी न्यूज? वो लड़खड़ाते लहजे में बोली, यही कि हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। वो खुशी से चूर लहजे में बोला था, जबकि अब झटका लगने की बारी सुमायरा की थी। इन्हें कैसे पता? और ये तो इतने खुश हो रहे हैं। वो हैरत के आलम में सोचते हुए बोली, क्या हुआ? यही सोच रही हो ना कि मुझे कैसे पता? मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, मगर आपने मेरी बात सुनी ही नहीं, बल्कि मुझे बदकिरदार का इल्जाम। वो बात अधूरी छोड़ चुकी थी। कल का मंजर याद के उसकी आंखों में जालिम आंसू फिर से तैरने लगे थे। शर्मिंदगी के आसार हाजिम के चेहरे पर भी छाए थे। आई एम सॉरी सिमी, मुझे माफ कर दो, अब कभी तुम्हें कोई दुख नहीं दूंगा, समेट लूंगा तुम्हारे सब गम खुद में। वो सुमायरा को शिद्दत से खुद में भींचे एहसास निदामत से बोल रहा था। सुमायरा तरसी थी हासिम की मोहब्बत को। एक बार फिर वो उस बेवफा पर एतबार करने जा रही थी, लेकिन शायद वो ये भूल चुकी थी, इंसान बेशक बदल जाए, लेकिन उसकी खसलत नहीं बदलती। आज हम पूरा दिन साथ गुजारेंगे तुम्हारी पसंदीदा जगह पर, जिसमें सिर्फ तुम, मैं और हमारा बच्चा होगा। वो उसका चेहरा ऊपर किए मुस्कुराते हुए बोला, कोई वादा नहीं, फिर भी इंतजार था तेरा, दूर होने पर भी एतबार था तेरा। ना जाने क्यों बेरुखी की तुमने हमसे, क्या कोई हमसे ज्यादा भी तलबगार था तेरा? वो दोनों इस वक्त साहिल समंदर पर मौजूद थे। वहां की गीली रेत पर चलते खुद की रूह को सुकून पहुंचा रहे थे। हाजिम का एक हाथ पॉकेट जबकि दूसरा उसके गिर्द लिपटा हुआ था। समंदर की उठती मौजों ने एक अलग मौसीकी बर्पा की हुई थी, उस पर सितम शाम का ढलता सूरज। ये जगह सुमायरा की पसंदीदा जगहों में एक थी। खुश हो? ठंडी रेत पर चलते हुए हाजिम ने सवाल किया। बहुत। वो खुशी से चहकते हुए बोली, क्योंकि शादी के बाद पहली बार वो उसके साथ बाहर घूमने आई थी। उसको बच्चों की तरह खुश होते देख हाजिम के चेहरे पर एक भरपूर मुस्कुराहट ने रक्स किया था। क्या आप हमेशा ऐसे रहेंगे? मतलब कभी नाराज तो नहीं होंगे, छोड़ेंगे तो नहीं? उसके सवाल पर वो चलते चलते रुका, उसको पूरी तरह अपनी जानिब घुमाया और उसके दोनों हाथों को थाम कर बोला, मेरा वादा है, अब कोशिश करूंगा कि कभी भी तुम्हें कोई तकलीफ ना दूं, और अब तो छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो मुस्कुराकर उसके वजूद की जानिब इशारा करते बोला, जिस पर उसने शर्मा कर अपना सर हाजिम के सीने पर टिका दिया। दूर खड़ी किस्मत ने कहका लगाया था, वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए, वो कर्ज ही क्या जो अदा हो जाए। कुछ वादे पूरे होने से पहले ही टूट जाया करते हैं। वो जो अब अपनी जिंदगी में खूबसूरत ख्वाब देख रही थी, उसे क्या पता था कि उसकी ये खुशियां, चेहरे की ये मुस्कान मुद्दत के लिए है। डैमिट, उसने जोर से फोन दीवार पर मारा था, जिसमें कुछ देर पहले उसके गार्ड ने इन दोनों की तस्वीरें भेजी थीं। हाउ कुड यू डू दिस? वो परफ्यूम की शीशियां जमीन बोस करते हुए बोली, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे, यू आर माइन। अपने बालों को खींचते जमीन पर बैठते हुए बोली थी। 2 दिन बाद, हाजिम आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो गुस्से से ऑफिस का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। क्या किया है मैंने? वो हैरानी से सफसार करते हुए बोला, मोहब्बत के वादे कस्में मेरे साथ खाई हैं आपने, और अपनी बीवी से नफरत का दावा करने के बाद वापस आप उसके पास लौट रहे हैं। वो रोते हुए बोली, रुबाब डार्लिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड, शी इज एक्सेप्टिंग। वो माँ बनने वाली है मेरी औलाद की, जो मैं किसी सूरत उसे खो नहीं सकता। वो प्यार से उसका गाल सहलाते हुए बोला, इसका मतलब आप मुझसे अब शादी नहीं करेंगे? वो आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए बोली, मैं। हाजिम प्लीज डोंट से नो, आई कांट लिव विदाउट यू। वो उसके
होंठों पर अपनी शहादत की उंगली रखते हुए बोली, मैं ना क्यों बोलूंगा। वो अपने दिल को संभालते हुए बोला, डू यू लव मी। वो उसके कॉलर को थामे अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब करते हुए बोली, यस ऑफ कोर्स आई डू। आप मेरा इश्क मेरा जुनून है हाजिम। तुम्हें खबर ही नहीं कि हम कहाँ से कहाँ गुजरे। तेरी तलाश में हम दो जहां से गुजरे हैं। जमाना याद करेगा अब हमें भी बरसों, कुछ ऐसी मिसाल जमाने से कर गुजरे हैं। हम भी जान ही लोगे जुनून इश्क क्या है। तुम यहाँ तक तो पहुंचो जहां से हम गुजरे हैं। उसको चेहरा दोनों हाथों में भरे खुमार आलूद आवाजें शेर की सूरत में अपना हाल दिन बयान कर रही थी। आपको मुझसे एक वादा करना होगा, और वो ये है कि रुबाब की बात सुनकर हाजिम के ऊपर सातों आसमां गिरे थे। वो लड़खड़ाते कदमों से पीछे हुआ था। हाजिम बालकनी में खड़ा सिगार के कश लेता रुबाब की दोपहर में की गई बात पर गौर कर रहा था। उसके लिए फैसला करना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक तरफ उसकी मोहब्बत थी तो दूसरी तरफ उसकी चाहत। किसी एक का इंतखाब करना दोबर हो रहा था। क्या हुआ आपको इतने परेशान क्यों हैं। समायरा बालकनी में उसके साथ खड़ी हाजिम के टेंस चेहरे के को देखते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं। वो मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते बोला, और समायरा के चेहरे की जानिब नजरें दौड़ाई जहां काफी अरसे पर उसके चेहरे पर रौनक आई हुई थी, सिर्फ उसकी थोड़ी सी दी गई तवज्जो पर। अगर वो कोई गलत कदम उठा लेता तो मुस्कुराहट शायद हमेशा के लिए जुदा हो जाती। वो कैसे उसकी खुशियों को दोबारा छीन सकता था। सुमायरा की प्रेगनेंसी को पूरे 6 माह बीत चुके थे। इन सारे माह में हाजिम ने उसका हर तरह से ख्याल रखा, खुश रखने की कोशिश की थी। जबकि हाजिम को सुमायरा के साथ खुश देखकर रुबाब जल भुन रही थी और किसी ऐसे मौके की तलाश में थी जिससे वो हाजिम को हर तरह से अपना बना सके। और आज शायद किस्मत उस पर मेहरबान होने वाली थी। हाजिम, लगता है बहुत ज्यादा थक गए हैं, इसलिए आपके लिए कॉफी बनाकर लाई हूँ। हाजिम और रुबाब दोनों इस वक्त ऑफिस के स्पेशल रूम में मौजूद फाइल असाइन कर रहे थे। ओह थैंक यू सो मच। हाजिम ने उसका शुक्रिया अदा करते कप थामा, जिसे उसने भी भरपूर मुस्कुराहट के साथ वसूल किया। तुमने खुद बनाई है। हाजिम ने कॉफी का घूंट भरते सवाल किया। नहीं, अपने फरिश्तों से बनवाई है। वो अपने मुंह के जाविये बिगाड़ते हुए बोली कि बेसाख्ता तौर पर हाजिम का कहका गूंजा। एंजल्स ने बनाई है, तभी बहुत मजे की है। वो उसे चिढ़ाते हुए बोला, एंजल्स नहीं, सिर्फ एंजल ने बनाई है, और वो भी सिर्फ आपकी एंजल। वो एक अदा से बोली थी कि हाजिम अश अश कर उठा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं कॉफी नहीं वाइन पी रहा हूँ। वो अपनी बंद होती आंखों के साथ बोला, जबकि हाजिम की बात सुन उसका रंग एक पल के लिए उड़ा था। तुमने अपनी मोहब्बत का नशा डाला है। वो हंसते हुए बोला, और उसकी नाजुक कमर पर हाथ डालकर अपनी जानिब खींचा, जिससे वो पूरी तरह उसके हिसार में आ चुकी थी। हमारे बाद ना आएगा उसे चाहत में ऐसा सुकून, वो ज़माने से कहता फिरेगा, मुझे चाहो इस पागल की तरह। रात की इस गहरी खामोशी में जहाँ हर जी रूह नींद की आगोश में थी, वहाँ वो शख्स उस पहर तन्हाई में अपने खुदा के आगे सज्जे में झुका अपने लिए सुकून का तलबगार था। जब से उसने इस उदास परिवेश को देखा था तो उसके तमाम गम खुद में समेटने की ख्वाहिश जागी थी। लेकिन जैसे ही उसको मालूम हुआ कि वो शादीशुदा है, उसके अरमानों पर ठंडा पानी पड़ा था। वो जानता था कि वो किसी की है, और किसी शादीशुदा की ख्वाहिश करना हकीकतन गुनाह है। उसकी ज़िंदगी की खुशियों की दुआ कर रहा था। दुनिया में जहाँ बुरे इंसान हैं, वहीं कुछ अच्छे फरिश्ता सिफ्त इंसान भी पाए जाते हैं जो अपनी मोहब्बत को रुस्वा नहीं होने देते और अपनी मोहब्बत को पाने के लिए गलत हरबे नहीं आजमाते, बल्कि सब फैसला सिर्फ अल्लाह पर छोड़ देते हैं। आखिर मजबूरियां ही फतह होती हैं, मोहब्बतें तो हमेशा हार जाती हैं। खुद तो हुए रुस्वा, लेकिन तेरे भेद ना खुलेंगे। नींद तो क्या आएगी फराज, मौत आई तो सो लेंगे। रात का 1 बज रहा था। समायरा परेशानी के आलम में हाजिम का इंतजार कर रही थी, क्योंकि इन गुजरे 6 माह में वो रोजाना जल्दी घर आ जाया करता था। उसकी तबीयत भी बहुत ज्यादा बोझल हो रही थी। उसको हाजिम की फिक्र लाहक हो रही थी। उसने उसके नंबर पर कॉल भी की थी, मगर बेल जाने के बाद फोन स्विच जा रहा था। वो इंतजार करते करते आखिर थक हार कर मायूसी से उसके लिए दिल में दुआ करते लेट गई। आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। वो उसके दिल के मुकाम पर उंगली फेरती सवाल करते हुए बोली, बेइंतहा। जब लफ्जी जवाब अपनी अधखुली आंखों से दिया गया था। सुमायरा से भी ज्यादा। सुमायरा सिर्फ मेरी मोहब्बत है, जबकि तुम मेरी चाहत, मोहब्बत और तलब हो। कहता वो मधोस सा उसके चेहरे पर झुका था और अपनी तिश्नगी मिटाने लगा था। मुझे माफ कर देना सुमायरा, हाजिम को खो देने के डर से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। ख्यालों में उससे मुखातिब हुए वो अपनी आंखों को बंद कर चुकी थी, चूंकि रुबाब हाजिम को कॉफी में ऐसी दवाई मिलाकर दी थी जिससे इंसान अपने तमाम होशो हवास खो बैठता है। अपनी जिद और जुनून की खातिर बाज़ लड़कियां भी अखलाक से गिरी हुई हरकतें कर जाती हैं। बेशक दुनिया में वो कामयाबी हासिल कर लें, लेकिन आखिरत उनके नाकाम ही होती है। और मोहब्बत के नाम पर जो काम वो करने जा रहे थे वो ज़ना था, और इस गुनाह की कोई माफ़ी नहीं। अभी भी उसी के बारे में सोच रहा है ना।
سلمان اور اس کا دوست دونوں اس وقت سلمان کے مینشن میں موجود تھے، جہاں اس کے دوست نے سلمان کی حالت دیکھ کر کہا۔ اس کا چہرہ کافی زیادہ مرجھایا ہوا تھا۔ یار بڈی، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ بھول کیوں نہیں جاتا اسے؟ وہ بھولتی ہی نہیں، وہ مدھم سا مسکرا کر بولا۔ تو جانتا ہے جب پہلی بار دیکھا اسے تو کتنا درد تھا ان آنکھوں میں، جانے ایسا کیوں لگتا ہے جیسے روح کا رشتہ ہو۔ وہ خیالوں میں گویا ہوا، کاش آنسو جمع کیے ہوتے، آج اپنا بھی سمندر ہوتا۔ تو جانتا ہے نا وہ شادی شدہ ہے، پھر بھی یار میں اسے بھولنا چاہتا ہوں، پر یہ کمبخت دل کہتا ہے ایک نہ ایک دن وہ میری دسترس میں ہوگی۔ جو تو سوچ رہا ہے گناہ ہے، جانتا ہوں، تبھی تو یہاں سے امریکہ شفٹ ہو رہا ہوں تاکہ اس کی یادوں سے پیچھا چھڑا سکوں۔ وہ زخمی سا مسکرا کر سر پیچھے صوفے پر گرا گیا۔ صبح اس کی آواز کسی کے سسکنے کی آواز پر کھلی۔ اس نے نیند سے بوجھل آنکھوں کے ساتھ آواز کی سمت دیکھا تو نیند بھگ سے اڑی تھی، کیونکہ رباب اپنی لٹی ہوئی حالت کے ساتھ اس کے سامنے تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور یہ سب؟ وہ حیرت کی زیادتی سے اس کے وجود سے نظریں چراتے ہوئے بولا۔ آپ نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا حازم، میں نے آپ پر بھروسہ کیا اور آپ نے… وہ ہچکی کی صورت میں اٹک اٹک کر بولی۔ آپ نے میری عزت داغدار کرنے میں پل نہیں لگائے۔ وہ آنسو بہائے اس کے سامنے مظلوم ہونے کا ناٹک کرتے بولی۔ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ اور مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟ وہ اپنے بالوں کو نوچتے ہوئے بولا۔ میں بے وقوف ہوں جس نے آپ جیسے شخص پر بھروسہ کیا۔ کہتے ہی وہ باہر کی جانب قدم بڑھانے لگی، جسے حازم نے آگے بڑھ کر ناکام بنایا۔ پاگل ہو، ایسے کلیے میں باہر جاؤ گی؟ وہ اس کی جانب اشارہ کرتے بولا، جو اس وقت اسی کی شرٹ میں چھپی ہوئی تھی۔ اب آپ ہی بتائیں کیا کروں میں؟ میری عزت داغدار ہو چکی ہے، جو کہ اب تمام عمر رہے گی۔ وہ دروازے کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی۔ تمہاری اس حالت کا ذمہ دار میں ہوں اور اس کو ٹھیک بھی میں ہی کروں گا۔ حازم کی بات سن کر اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ چھائی تھی۔ بس آخری سوال اے زندگی، یہ مصروف لوگ دفنانے تو آئیں گے نا؟ سمائرہ اداس سی کمرے میں بیٹھی حازم کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کل سے اس کا فون بھی بن جا رہا تھا۔ ایک دم اس کو شدید پیاس کا احساس ہوا۔ وہ پانی پینے کی نیت سے نیچے جا رہی تھی کہ یکدم اس کا پاؤں مڑا اور وہ سیڑھیوں سے گرتی ہوئی زمین تک آئی۔ پورے گھر میں اس کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ حازم، جس نے ابھی گھر میں قدم ہی رکھا تھا، سامنے کا منظر دیکھ اس کے ہوش صحیح معنوں میں اڑے تھے۔ وہ حواس باختہ سا اس کی جانب آیا، جو اپنا پیٹ پکڑے چلا رہی تھی۔ حازم ٹوٹے ٹوٹے لفظوں میں اس کا نام لیتی اس کے آنسو نکالنے کی وجہ بن گئی تھی۔ وہ بنا وقت ضائع کیے اس کو باہوں میں اٹھائے ہسپتال کی جانب روانہ ہو چکا تھا۔ شہر کے مہنگے ترین ہسپتال میں وہ زیر علاج تھی اور حازم پریشانی کے عالم میں چکر کاٹ رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر اس سے سائن لینے آئے تھے کہ وہ کس کی زندگی چاہتا ہے۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے ماں کے نام پر نشان لگایا تھا۔ یا اللہ، میرے گناہوں کی سزا میری اولاد کو مت دینا۔ وہ آسمان کی جانب سر اٹھائے رحم کی اپیل کرتے بولا۔ ڈاکٹر، میری وائف اور بیبی کیسے ہیں؟ مسٹر دیکھیں، ہمیں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، آپ کے بیبی کو نہیں بچا سکے، اینڈ یور وائف از بیٹر۔ ڈاکٹر کہہ کر جا چکے تھے۔ ڈاکٹر کے جانے کے تھوڑی دیر بعد حازم روم میں آیا، جہاں وہ اپنی قسمت سے انجان بے ہوش تھی۔ وہ مردہ قدموں سے چلتا اس تک آیا۔ مجھے معاف کر دینا، میں مجبور تھا۔ ایسے کرتے ایک موتی سمائرہ کے چہرے پر گرا تھا۔ یہ لو تمہاری امانت، حازم نے کہتے ہی ایک ٹوکری رباب کے ہاتھ میں دی، جو سوجی آنکھوں کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، جسے دیکھ کر وہ واقعی خوش ہو چکی تھی۔ وہ ٹوکری تھماتے وقت اس کے ہاتھ ایک پل کو لرزے۔ دل کانپا تھا، لیکن اس کی خوشی کے لیے وہ یہ کام کر گزرا۔ بہت بہت شکریہ، وہ اسے دیکھ کر خوشی کے مارے چہکتے ہوئے بولی۔ رباب، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، امید کرتا ہوں تم بھی اپنا وعدہ نبھاؤ گی۔ ضرور حازم، کیوں نہیں، مجھے اپنا وعدہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ ہیوی ڈوز ہونے کے باعث سمائرہ کو 2 دن بعد ہوش آیا تھا۔ اس نے ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے اپنے بچے کے بارے میں پوچھا تھا، جسے حازم نے لرزتی آواز میں کہا، وہ مر چکا ہے، ہم دفنا چکے ہیں۔ نہیں، جھوٹ بولتے ہیں آپ لوگ، ایسا نہیں ہو سکتا، میری اولاد مر نہیں سکتی۔ کھینچ کر کنولا اپنے ہاتھ سے نکالا تھا، جس سے ننھی سی بوند کی لکیر اس کے ہاتھ پر نمایاں ہوئی تھی۔ حازم، بتائیں کہاں ہے میرا بچہ؟ میری ممتا کہہ رہی ہے میرا بچہ زندہ ہے۔ نہیں قبول کر پا رہی میں، مر چکی ہے ہماری بیٹی۔ حازم کی بات سن کر اس نے پانی بھری آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ بیٹی؟ اچھا ہوا وہ مر گئی، ورنہ کوئی اسے بھی آپ کی طرح کا شوہر مل جاتا، وہ بھی میری طرح کی زندگی گزارتی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے چہرے پر مسکان سجائے کہکا لگاتے بولی۔ وہ اس وقت نیم پاگل سی لگ رہی تھی، زخم اس کے ہرے تھے، اپنے دل کا تمام غبار آج اس کے سامنے نکال رہی تھی۔ حازم کا اس کی حالت دیکھ کر دل لرزا تھا۔ کافی بار کوشش باوجود اس کو سچ نہیں بتا سکا۔ اے بارش، برس برس اور برس، آج تو اس کی یادوں کو بہا لے جا۔ شہر کی اس گہری خاموشی، ہر طرف اندھیرے کا راج تھا۔ گرج چمک کے ساتھ بارش اپنے عروج پر تھی۔ ایسے میں وہ شخص بارش میں کھڑا کسی کی یادوں کو بھلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے آنسو بارش میں ہی گم ہو رہے تھے۔ کیا تھی وہ جس کا اسیر وہ پہلی ملاقات میں ہی ہو چکا تھا؟
شاید قسمت اس کی پاکیزہ محبت دیکھ اس کی محبت کے ساتھ ملانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ 1 مہینے بعد میں شادی کر رہا ہوں۔ ماحول کی گہری خاموشی میں اس کی آواز گونجی۔ مبارک ہو، وہ مسکرا کر بولی، جبکہ چہرے پر اداس سی مسکراہٹ نمایاں تھی۔ تمہیں کوئی اعتراض نہیں؟ وہ حیرت سے گویا ہوا۔ نہیں، سر جھکائے اپنے ناخنوں سے کھیلتے ہوئے یک لفظی جواب دیتے بولی، جبکہ یہ صرف وہ جانتی تھی کہ یہ اس نے کس دل سے کہا ہے۔ آنسو ضبط کرنے کے باعث چہرہ لال سرخ جبکہ آواز بھاری ہو رہی تھی۔ تمہیں برا نہیں لگ رہا؟ وہ مدھم آواز میں بولا، گویا اس کا ضبط آزمانا جا رہا ہو۔ نہیں، سمیرہ کا جواب سن کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کچھ وقفے کے بعد اس کی غم میں ڈوبی آواز آئی، آپ کی شادی والے دن آپ کے لیے ایک عظیم تحفہ ہوگا جو یقیناً آپ سمیت آپ کی ہونے والی بیوی کو بھی بہت پسند آئے گا۔ سمیرہ، تم نہیں جانتی یہ میری خوشی کے ساتھ ساتھ مجبوری بھی ہے۔ اگر یہ میں نے نہ کیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ وہ پیچھے کی بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولا، ٹانگیں اس کی بیڈ سے نیچے لٹک رہی تھیں۔ آج دوپہر میں حازم کے پاس رباب کی کال آئی تھی جس میں اس نے اپنے امید سے ہونے کی خبر سنائی اور اسے یہ بھی کہا کہ وہ جلد سے جلد اسے شادی کر لے، ورنہ جب حقیقت دنیا کے سامنے آ گئی تو دنیا والوں نے کچھ بھی ہو جائے اس بچے کو ناجائز ہی کہنا ہے۔ اس کی بات سنتے اس کو اپنے ضمیر پر بوجھ بڑھتا محسوس ہو رہا تھا۔ میری محبت کی داستان ختم ہو چکی، جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ رباب اور حازم کا نکاح موقع کی مناسبت کے مطابق سادگی سے رکھا گیا تھا۔ سمیرہ کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کتنا دوبھر ہوتا ہے شوہر کو کسی اور کو سونپنا، اور شوہر بھی وہ جو آپ کی بچپن کی محبت ہو۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اسے کسی اور کا ہوتے دیکھ رہی تھی۔ کیسی قسمت پائی تھی اس داسی نے، پہلے اولاد کھوئی، پھر شوہر۔ آنسو تواتر سے اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ جیسے ہی اس کو حازم کی آواز مائک پر سے سنائی دی، قبول ہے۔ کاش آنسو جمع کیے ہوتے، آج اپنا بھی سمندر ہوتا۔ قبول ہے۔ اب تو رونے سے بھی دل دکھتا ہے، شاید اب ہوش ٹھکانے آئے ہیں۔ قبول ہے۔ یہ وہ آخری الفاظ تھے جو اس نے اس سے ستمگر کے سنے تھے۔ وہ پیچھے مڑ کر ایک نظر دیوار کی اوٹ سے اس کی جانب دیکھتے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ وہ چھوڑ آئی تھی اس گھر کو جس میں اس کا شوہر اپنا آپ کسی دوسری عورت کو سونپ چکا تھا۔ وہ رات کے وقت سنسان سڑک پر چل رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے کہاں جانا ہے۔ اپنے ہی خیالوں میں وہ جا رہی تھی کہ سامنے تیزی سے آتی گاڑی کو نہ دیکھ سکی جس سے ٹکرانے کے باعث وہ اڑتی ہوئی دور جا گری۔ میں کوشش کروں گا کہ اب تمہیں کبھی کوئی دکھ نہ دوں۔ ہوش کھونے سے پہلے یہ آخری الفاظ تھے جو اس کو سنائی دیے تھے۔ سلمان جو گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، اپنی گاڑی سے کسی کو ٹکراتے دیکھ وہ جلدی سے باہر نکلا اور فوراً اس کی طرف بڑھا جو کہ خون سے لت پت وجود کے ساتھ اس کے سامنے تھی۔ اسے دیکھ کر سلمان کو اپنا کلیجہ حلق میں آتا محسوس ہوا۔ اس نے اس پری سے ملنے کی خواہش کی تھی، مگر ایسی ملاقات اس نے خواب میں بھی نہیں سوچی تھی۔ وہ جلدی سے اس لیے ہسپتال روانہ ہوا۔ وہ اسے ہسپتال لیے روانہ ہوا۔ اس کو اٹھانے کے باعث سلمان کے کپڑوں پر بھی خون لگ چکا تھا۔ سمیرہ کو جلدی سے ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا۔ اندر وہ زندگی اور موت کی جنگ کھیل رہی تھی۔ باہر سلمان روتے ہوئے خدا سے اس کی زندگی مانگ رہا تھا۔ ڈاکٹر پیشنٹ۔ وہ 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر کو باہر نکلتے دیکھ ان کی چانی بڑھا، جس پر ڈاکٹر نے اسے اپنے کیبن میں بلایا۔ وہ خوف زدہ سا اپنے قدم ڈاکٹر کے روم کی جانب بڑھا رہا تھا۔ دیکھیے مسٹر سلمان، ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم آپ کی وائف کو بچا نہیں سکے۔ شی از نو مور۔ ڈاکٹر کی بات سن وہ زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ اس کا دماغ پوری طرح معاف ہو چکا تھا۔ ہائے وہ آخری سفید لباس، چیخیں، صدمہ، چارپائی، جنازہ، زندہ لاش۔ ایسی کی کچھ چپ سی لگی ہے جیسے ہم تجھے حال سنانے آئے۔ عشق تنہا ہے سر منزل غم، کون یہ بوجھ اٹھانے آئے۔ سمیرہ کی لاش کو گھر لے آیا گیا تھا۔ اس کے چہرے کو پہچاننا مشکل ہو رہا تھا کیونکہ اس کا چہرہ پورا خراب ہو چکا تھا۔ رباب بھی حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایسا تو نہیں چاہتا کہ اس کی وجہ سے کسی بے گناہ کی جان چلی جائے۔ قاتل ہو تم دونوں میری بیٹی کے قاتل، اس کی ماں روتے ہوئے اپنی بیٹی کے ساتھ لپٹ کر حازم اور رباب کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ ان کے ساتھ موجود 10 سالہ بچہ نفرت اور جنون آنکھوں میں وحشت لیے ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کوئی بھی اس کو دیکھ لیتا تو اس کو 10 سال کا بچہ نہ کہتا۔ کیا رنگ لانے والا تھا وہ بچہ، یا بنتا حازم کی بربادی کا باعث۔ رات کی تاریکی ہر سو چھائی ہوئی تھی۔ فضا میں چلتی تیز ہوا سے درختوں کے ہلتے جھنڈ جن سے خاموشی میں ایک سسراہٹ پیدا ہوتی، دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازوں نے ماحول کو اور ہیبت ناک بنایا ہوا تھا۔ ایسے میں وہ شخص رات کے اس پہر اپنی مطلوبہ قبر کے پاس بیٹھا، ہر چیز ہر خوف کو بالائے طاق رکھے قبرستان میں بیٹھا، اپنے کیے تمام تر ظلم ناانصافی کو یاد کرتے اشک بار تھا۔ پر اب آنسو بہانے کا کیا فائدہ، کیونکہ وقت بیت چکا تھا۔ معاف کرنے والی جا چکی تھی۔ بے وفائی کا غم، محبت نہ ملنے کا غم اور بھی بہت سے غم اپنے ساتھ قبر میں لیے جا چکی تھی، جبکہ مقابل کے لیے پیچھے تحفے میں ایک چیز
ایک احساس چھوڑ چکی تھی جو آخر تک اس کے ساتھ رہنا تھا، پچھتاوا۔ سمائرہ، پورے شہر خاموشیوں میں اس کی آواز گونجی تھی، سر آپ کی فلائٹ کینسل کر دو۔ وہ لال انگارہ آنکھوں سے بولا تھا جو کہ رونے کے باعث سرخ ہو چکی تھیں۔ اور میرا کام ہو گیا کیا؟ اس نے اپنی بےتابی سے پوچھا تھا۔ یس سر، دونوں کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ آئی تھی۔